Hello, my dear students. Welcome back to Magnet Brains, the only channel where you get 100% free and quality education without any paid subscription. And this is Saloni Pandey, your psychology educator. So, students, आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर हम करने जा रहे हैं आपके चैप्टर नंबर 3 दैट इज मीटिंग लाइफ चैलेंजेस के NCERT सॉल्यूशंस या फिर क्वेश्चन एंड आंसर्स फ्रॉम योर क्लास 12 साइकोलॉजी. सो एज यू ऑल नो कि आपका चैप्टर नंबर 3 हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और इसमें हर एक टॉपिक का डिटेल डिस्कशन हम कर चुके हैं. तो अब बारी आ जाती है क्वेश्चन एंड आंसर्स की और इन क्वेश्चन एंड आंसर्स के थ्रू हम ये देखेंगे कि हमने हमारे चैप्टर को कितने अच्छे से पढ़ा है, कि हम सभी क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहे हैं या हमें किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है. तो आई होप सो कि आपने भी चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा बिना किसी दिक्कत परेशानी के. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स को, जिन्हें हम कहते हैं NCERT सॉल्यूशंस, और हर एक क्वेश्चन के डिटेल में समझते हैं कि कितने पॉइंट्स आप लिख सकते हो, क्या क्या आंसर में इंक्लूड करना है, कैसे आंसर लिखना है, एक पैटर्न क्या होगा और आपके एग्जामिनेशन के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स. क्लियर? सो आई होप सो सारी चीजें क्लियर हैं. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में. अच्छा देखो, ये जो हमारा चैप्टर नंबर 3 था, इसमें हमने मीटिंग लाइफ चैलेंजेस की बात करी और इसमें जो पूरा चैप्टर था वो बेसिकली एक टॉपिक के ऊपर क्या करता है, स्ट्रेस करता है. और वो टॉपिक क्या था? स्ट्रेस. मतलब कि हमारे इस पूरे चैप्टर में जो अटेंशन हमने पे किया है दैट इज ऑन द टॉपिक स्ट्रेस. स्ट्रेस को हमने डिटेल में समझा है कि लाइफ में जब भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती हैं तो किस तरह से उनको डील किया जाता है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स की बात हमने इस चैप्टर के अंदर की हुई है. बहुत सारे साइकोलॉजिकल टर्म्स और सारी चीज़ों के बारे में आपको जानने को मिला है. सो अब क्वेश्चंस करने से देखो एक और फायदा होता है चैप्टर में कि आप पढ़ तो लेते हो, आप पढ़ाई सब कुछ कर लेते हो, लेकिन आपको पता नहीं होता ना कि क्वेश्चन किस तरह का आएगा. तो पहली चीज तो क्वेश्चन एंड आंसर से वो चीजें क्लियर हमको हो जाती हैं, और दूसरी चीज हमने जो भी पढ़ा है हम वो चीज रिकॉल करने के पोजीशन में है या नहीं. तो इसलिए क्वेश्चन आंसर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. तो मेरा सजेशन, मतलब इतना कुछ मैंने आपसे कहा, उसके लिए ये चीज है, मतलब उसका कंक्लूजन ये है कि यहाँ से ये सारा कुछ पढ़ने के बाद में, अभी जैसे मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगी, उसका आंसर एक्सप्लेन करूंगी, सारी चीजें आपको बताऊंगी, तो उसके बाद में ना आपको अच्छे से, आपने चैप्टर तो पढ़ ही लिया, क्वेश्चन आंसर्स भी देख लिए, रफ कॉपी में ही सही, ठीक है, एक बार अच्छे से हर एक क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश खुद से करना, बिना कुछ देखे. जितना आता है उतना लिखना. जरूरी नहीं कि आपका कोई चीज छूट रहा है, इट्स ओके, कोई एग्जामिनेशन तो नहीं दे रहे हो ना अभी, ये आपका एक सेल्फ टेस्ट होगा, है ना, जिसके थ्रू आप अपने कितना ज्यादा अपने चैप्टर को समझा है, आप कितने ज्यादा उसके क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहे हो, ये सारी चीजें समझोगे. और अल्टीमेटली इसका बेनिफिट आपको कब मिलेगा? कब मिलेगा? यस, एग्जाम में. तो इसके लिए ये प्रैक्टिस जो है आपको मतलब करना है. क्वेश्चंस का आंसर आपको खुद से भी मतलब आंसर करने की कोशिश करना है. इज दैट क्लियर? ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 1 दैट सेज एक्सप्लेन द concept of stress, give examples from daily life. अब ये तो एक ऐसा क्वेश्चन हो गया है जिसने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा होगा शायद वो भी थोड़ा बहुत तो आंसर कर ही देगा, है ना. क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस. स्ट्रेस क्या होता है, इसका कंसेप्ट बताओ. जिसे नहीं पता है वो भी थोड़ा बहुत तो जानता ही है ना कि स्ट्रेस एक तरीके का जो है मेंटल कंडीशन मान लो, या जो है, मतलब अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो मैं बता रही हूँ कि स्ट्रेस क्या है. कोई ऐसी चीज, कोई एक ऐसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या कंडीशन जिसमें जो है हमारा माइंड जो है सही से वर्क नहीं कर पाता है, हम अपनी डे टू डे लाइफ में अपना वर्क अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाते हैं. डेली लाइफ में भी अगर हम देखें कि अगर किसी पर्सन को स्ट्रेस है तो वो अच्छे से खा नहीं पाता, सो नहीं पाता, किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है. ये सारी चीजें तो आप आंसर में लिख ही सकते हो. मतलब आंसर 50% तो आप अपने मन से भी लिख सकते हो. अब अगर थोड़ा कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जाएं जो हमने चैप्टर में पढ़ा है, तो उस हिसाब से कैसे क्वेश्चन को आंसर करना है वो समझते हैं. और देखो एक और चीज याद रखना, इसमें उन्होंने एग्जांपल्स पूछे हैं फ्रॉम योर डेली लाइफ, तो आप अपनी डेली लाइफ के एग्जांपल्स भी इसमें इंक्लूड करोगे. एक चीज और मैं आपको बताऊं कि बहुत बार ना जो हमारा क्वेश्चन होता है उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. हम कभी कभी क्या करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन को रीड कर, अच्छा इसके बारे में पूछा, और हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं, हम क्वेश्चन अच्छे से रीड नहीं करते. तो मेरा आपको ये सजेशन है कि हमेशा
क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड करो और इसी के साथ में ये देखो कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है, आंसर उसी के अकॉर्डिंग हमको करना है ना। वो हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि आपको क्या आता है, वो ये पूछ रहा है कि मैंने जो पूछा है वो आपको आता है या नहीं आता है। तो आपको क्वेश्चन का आंसर उस अकॉर्डिंग करना है। और क्वेश्चन में बहुत बार पार्ट्स होते हैं, है ना, तो उसका आंसर कैसे करते हैं उस पर हम खैर आगे बात करेंगे अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट बताना है, फिर आपको उसके एग्जाम्पल्स इंक्लूड करने हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, स्टार्ट करें। देखो, stress can be described as the pattern of response an organism makes to an event that disturbs the stability and diminish the person's ability. स्ट्रेस को हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये एक इस तरह का पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्स होता है किसी इवेंट को लेके एक पर्सन का, जो इवेंट कहीं ना कहीं उसकी स्टेबिलिटी को, उसकी एबिलिटी को डिमिनिश कर रही होती है या हार्म प्रोवाइड कर रही होती है। स्ट्रेस का मतलब एक तरीके का रिस्पॉन्स, जब किसी भी तरह की सिचुएशन में हम होते हैं, वो सिचुएशन कहीं ना कहीं हमें हार्म कर रही होती है या हमारी मेंटल स्टेबिलिटी को जो है डिमिनिश कर रही होती है, हमारी एबिलिटी को हार्म कर रही होती है, तो हम उन सिचुएशंस में किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट एक्शन ऑफ पैटर्न और दैट इज द पैटर्न ऑफ एक्शन इज नोन एज व्हाट? स्ट्रेस। थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल लाइन है, मतलब टेक्नोलॉजिकल इन द सेंस टेक्नोलॉजी नहीं है इसमें कोई, टेक्निकल मतलब ऐसे बोलता है ना कि कुछ इसमें टर्म्स हैं जो आपको यूज करने हैं। इज दैट क्लियर? फर्दर, ऑल द चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेस। जितने भी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस होते हैं हमारी लाइफ के, ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्ट्रेस के लिए। स्ट्रेस ना एक इलेक्ट्रिसिटी की तरह होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हमें एनर्जी देती है ना, बहुत बार इट इंक्रीजेस ह्यूमन अराउजल एंड अफेक्ट्स परफॉर्मेंस। जिस तरह से जब इलेक्ट्रिसिटी किसी भी मीडियम में से पास होती है तो उससे क्या होता है कि एनर्जी जो है वो जनरेट होगी। क्लियर? सेम तरह से जब स्ट्रेस हमारी बॉडी में पास ऑन होता है तो हम ह्यूमंस अराउज हो जाते हैं उस चीज़ को लेकर और कहीं ना कहीं इससे हमारी परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है। बट हेयर इज़ वन थिंग कि स्ट्रेस जो है ना वो दो तरह का होता है। एक स्ट्रेस जो हमारे लिए अच्छा है, एक स्ट्रेस जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। जैसे एक होता है यूस्ट्रेस, ये सब जो मैं बोल रही हूँ ना ये सब आंसर में इंक्लूड करना है, ये मैं आपको कोई समझा नहीं रही हूँ क्योंकि एक्सप्लेनेशन का टाइम चैप्टर में था जब मैंने आपको अच्छे से हर एक टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, अभी जस्ट मैं क्या एक चीज़ कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स आपको इसके अंदर इंक्लूड करना है। क्लियर? सो एक हमने कंसेप्ट पढ़ा है यूस्ट्रेस के बारे में, है ना। हम बोलते हैं स्ट्रेस का ही एक पार्ट होता है यूस्ट्रेस। यूस्ट्रेस इज अ काइंड ऑफ गुड स्ट्रेस जो हमको वर्क करने के लिए एक क्या बोलेंगे, अराउज करता है। अराउजल होता है ना हमारे लिए, हमारे अंदर वर्क करने को लेके। जैसे एग्जाम्पल, आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल, जब हमारे एग्जामिनेशंस आते हैं तब हमें थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता है। वो स्ट्रेस हमें ये बताता है कि अगर पढ़ाई नहीं करी तो एग्जाम में फेल हो जाएंगे, तो इसीलिए जो है उस एक डर से हम पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। सो दिस काइंड ऑफ स्ट्रेस इज गुड फॉर अस। क्लियर? सो दैट इज नोन एज यूस्ट्रेस। अदरवाइज अगर हमको लाइफ में किसी और चीज़ को लेके स्ट्रेस हो रहा है जो कहीं ना कहीं हमारी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहा है, हमारी डे टू डे लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, सो दैट स्ट्रेस अफेक्ट्स आवर परफॉर्मेंस एंड दैट इज नॉट गुड फॉर अस। इज दैट क्लियर? ये लिख पाओगे अपने आंसर में। हाउएवर, high stress can produce unpleasant effects and cause our performance to deteriorate, and too little stress may cause one to feel somewhat less and low on motivation, which may lead us to perform slowly and less efficiently. तो अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया तो ये हमारे लिए अनप्लीजेंट इफेक्ट्स लेकर आता है, हमारी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है, इवन हमारी परफॉर्मेंस को डिटेरियोरेट करता है, डिक्रीज कर रहा है, रिडक्शन हो रहा है हमारी परफॉर्मेंस में। वहीं अगर स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं है तो आपकी लाइफ में आप बहुत ही लो ऑन मोटिवेशन चल रहे हो। ठीक है, जैसे मान लो अब आप हो, आप क्या करते हो, पढ़ाई करते हो, आपको पता है कि आपके 12th में बोर्ड एग्जामिनेशंस आने वाले, तो आप उसके हिसाब से सारे सब्जेक्ट्स कवर अप करना, सिलेबस कंप्लीट करना, ये सारा कुछ आप करते हो ना। जस्ट सपोज कि आपको अभी थोड़ा बहुत स्ट्रेस है
कि एग्ज़ाम आने वाले हैं, अगर मैंने पढ़ाई नहीं करी तो फिर ये सारी चीज़ें हो सकती है, मैं फेल भी हो सकता हूँ, मैं आगे क्या करूँगा, फिर मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें आप सोचते हो, और इस एक स्ट्रेस के साथ में आप क्या एक चीज़ करते हो, आप पढ़ाई करना शुरू कर देते हो। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ गुड स्ट्रेस फॉर यू, मतलब थोड़ा बहुत स्ट्रेस आपके अंदर है। अगर ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, आप अपनी पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको कॉन्सेंट्रेट नहीं करने देगा। आपका माइंड जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा डेविएटेड रहेगा पूरे टाइम पर, तो बहुत ज़्यादा भी अच्छा नहीं है। अगर मान लो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है, एग्जाम आने वाले, आपको बिल्कुल ही स्ट्रेस नहीं हो रहा, तो क्या आप पढ़ाई करोगे? इवन आपके माइंड में ये थॉट भी नहीं आएगा कि मैं पढ़ने बैठ जाऊँ, मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं। तो दैट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस शुड बी अ मिनिमम लेवल दैट हैज टू बी मेंटेन। अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो भी दिक्कत है, नहीं है तो भी दिक्कत है। क्लियर? ये लिख पाओगे अपने आंसर में? ये सब जितना मैंने यहाँ बोला है ना, ये सब आपको अपने आंसर में इंक्लूड करना है। मैं यहाँ पे जो आंसर्स लिखे रहते हैं ना, उसके लिए मैं आपको पहले ही ये डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये आंसर्स भी अच्छे हैं, आप चाहो तो इन्हें भी अपने क्वेश्चन के आंसर में इंक्लूड कर सकते हो। बट द थिंग इज कि यहाँ पर जो आंसर्स होते हैं ना, वो आपको सिर्फ एक पैटर्न बताने के लिए होते हैं कि आप किस तरह से इसे लिख सकते हो। ये सिर्फ एक पैटर्न है, ठीक है। आपको मेरा सजेशन हमेशा यही रहता है कि जब भी क्वेश्चन को आंसर करो तो ओन वर्ड्स में करो। जैसे स्ट्रेस का कंसेप्ट अगर आपको आता है, अगर आपने समझा हुआ है, तो आप यहाँ पर स्ट्रेस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, उसके हर एक टर्म को बता पाओगे, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर पाओगे। अगर आपने स्ट्रेस का कंसेप्ट आप अपनी बुक से रट के जाते हो, तो बहुत बार ऐसा होता है हम कुछ पॉइंट्स भूल जाते हैं, फिर हमारा आंसर अच्छे से नहीं बनता। तो ये चीज़ आप भी समझते हो, अभी आप लोग भी इतने बड़े और मैच्योर हो चुके हो कि आपको ये चीज़ पता है कि अगर आप किसी कंसेप्ट को ज़्यादा अच्छे से जानते हो तो आप उसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके मन में ऐसा कहीं भी ऐसा लगता है ना आप लोगों को कि बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत हाई फाई लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, हाई फाई इन द सेंस कि इंग्लिश में भी आप बहुत ही जो है बिल्कुल एडवांस्ड टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। शेक्सपियर आपकी कॉपी चेक नहीं करेंगे, आपकी कॉपी जो चेक करेंगे ना वो भी एक कॉमन मैन होंगे। जस्ट द थिंग इज कि वो मतलब जो इवेल्युएटर होंगे वो बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड पर्सन है। सो वो क्या चाहते हैं कि वो आपका जस्ट एक नॉलेज का लेवल चेक करना चाहते हैं कि आपको चीज़ें आती हैं या नहीं, जो आपने पढ़ा था वो चीज़ आप लिख पा रहे हो, समझ पा रहे हो या नहीं। तो आपको कोई बहुत हाई फाई लैंग्वेज उसमें यूज़ नहीं करना है। नॉर्मल लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में आप पढ़ते हो वही लैंग्वेज आपको उसमें भी लिखनी है। तो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो ना, इतना इंग्लिश तो सबको आता है। क्लियर? तो उसको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। क्लियर? कहीं पर आपको लगता है कि ये वाला कोटेशन अच्छा है, ये वाली डेफिनेशन अच्छी है, मुझे याद करनी चाहिए, तो आप याद करो, नो डाउट। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप अल्फ्रेड बिनेट की कोई डेफिनेशन लिखते हो तो आप उसको इजीली लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा अल्फ्रेड बिनेट ने बोला वैसा ही सेम एज इट इज लिख दो इन्वर्टेड कॉलम्स के अंदर, ठीक है। बट अगर आपको नहीं है याद अल्फ्रेड बिनेट ने क्या कहा था, एग्जैक्ट लाइंस याद नहीं है, बट आपको थोड़ा बहुत तो पता है कि हाँ बोला था जज वेल, रीजन वेल, अंडरस्टूड वेल, तो आप उसी को अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, बस उसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाएंगे। इज दैट क्लियर? आया आपको समझ में? तो मेरा कहना आपको हमेशा यही रहेगा कि आप कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझो। कंसेप्ट अगर आपने समझ लिया तो अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। अगर आपको आंसर राइटिंग पैटर्न आता है ना कि मुझे इस आंसर को पॉइंट्स में लिखना है, मुझे इस आंसर को पैराग्राफ में लिखना है, मुझे यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाना, मुझे यहाँ पे डायग्राम बनाना है, मुझे यहाँ पे हाईलाइट करना है, आप अपने वर्ड्स में आंसर लिखो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? तो अगर ये मन में चल रहा था कहीं भी कि मुझे जो है बहुत ही हाई फाई लैंग्वेज यूज़ करनी है, रट के जाना पड़ेगा, मुझे तो ये चीज़ याद ही नहीं हो रही, याद नहीं करना है, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ समझना है। इज दैट क्लियर? किसी तरह का कोई डाउट नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ें। तो देखो आपको जो है यहाँ पे स्ट्रेस का पूरा कंसेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन करना है, बीच बीच में एग्जांपल्स दे सकते हो। जैसे मैंने आपको एग्जाम का एग्जांपल दिया, यू स्ट्रेस का एग्जांपल दिया है ना, तो आप भी एग्जांपल दे सकते हो। और एग्जांपल्स देने फ्रॉम डेली लाइफ तो बता दिया। अटेंडिंग पार्टीज में बी स्ट्रेसफुल फॉर अ पर्सन हु लाइक्स टू स्पेंड क्वाइट इवनिंग्स एट होम। Sorry. If a person gets low marks than his or her expectation, then it may be stressful and a sign of frustration for them. When someone is forced to choose the job due to family pressure, then it may be stressful for him afterwards. अब जैसे बहुत बार जिन लोगों को अकेले रहना अच्छा लगता है, घर में ही रहना अच्छा लगता है, इंट्रोवर्ट्स जो लोग होते हैं, अगर आप उन्हें बोलोगे ना किसी शादी पार्टी को अटेंड करने के लिए, कहीं ना कहीं उनके लिए वो सिचुएशन थोड़ी सी स्ट्रेसफुल हो जाती है, ठीक है। इसी के साथ में मान लो किसी को जो है लो मार्क्स मिल गए, उसकी
एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। आपने सोचा था साइकोलॉजी में मेरे तो 99 मार्क्स आएंगे, बट मान लो 90 ही आए, तो कहीं ना कहीं, या 80 आ गए, 70 आ गए, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा स्ट्रेस होने लग जाता है। कभी कभी हमको किसी जॉब के लिए फोर्स किया जाता है फैमिली प्रेशर की वजह से, जो हम नहीं करना चाहते हैं, तब भी हमको बहुत बार स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस हमारी डेली लाइफ का पार्ट है, बट अगर ये बहुत हाई हो जाता है सो दैट कैन डिटेरियोरेट आवर परफॉर्मेंस। इज दैट क्लियर? फाइन। एक और चीज, जब भी हम अपने आंसर में एग्जाम्पल लिखते हैं, जब भी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आंसर है, आप अगर उसमें एग्जाम्पल लिख रहे हैं, जैसे हम लिखते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल दिस एंड एग्जाम्पल्स आर दीज, हमेशा एग्जाम्पल को हाईलाइट करना। ठीक है, जब भी एग्जाम्पल लिख रहे हो तो एग्जाम्पल लिख के उसके नीचे अंडरलाइन, ठीक है, जैसे आपने लिखा, आप आंसर लिख रहे हो फॉर एग्जाम्पल दिस 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 दिस, तो ये एग्जाम्पल को ना आपको अंडरलाइन करना है। क्लियर? ये चीज क्या करती है, हमारे आंसर में दिखाती है कि अच्छा हमने यहाँ पर ये पॉइंट्स इंक्लूड किए हुए हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप अपनी बुक पढ़ते हो, आपने देखा होगा एज सच तो बुक में सारी चीजें लिखी रहती हैं पूरे पेज के अंदर। अब एकदम से पेज खोलते आपको ऐसे दिखता है ना, कितनी मोटी बुक है, कितना सारा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बहुत बार आपने देखा होगा बोल्ड एंड कैपिटल में कहीं कहीं पे जो है लिखा रहता है, कहीं कहीं पे हाईलाइट उसको कर देते किसी दूसरे कलर से, कभी कभी उसके ऊपर जो है मतलब बॉक्स वगैरह बना देते, तो वो हमको अलग से दिख जाता है कि अच्छा यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है। सेम एज इट इज, जब आपका जो आंसर कॉपी चेक करते हैं ना, जो इवेल्युएट करते हैं आपकी कॉपी को, वो भी उनके पास में बहुत सारी कॉपीज होती है चेक करने को। तो जब वो सबकी कॉपी, अब एक एक वर्ड तो रीड नहीं करेंगे, तो वो देखते हैं कि आपने कितना कितना कुछ लिखा। उन्हें बहुत नॉलेज होता है, उन्हें सारी चीजें पता होती है, आपकी कॉपी देख के समझ लेते हैं वो कि आप क्या लिखोगे क्या नहीं लिखोगे। तो वो जैसे ही कॉपी को चेक करेंगे, अब उनके पास में इतना सारा मतलब कॉपीज उनको चेक करनी है, तो वो जस्ट क्या करते हैं, वो देख लेते हैं कि अच्छा आपने हाईलाइट करा, आपने ये फ्लो चार्ट बनाए, तो वहां से समझ में आ जाता है कि इस स्टूडेंट को कितना पता है, कितना नहीं पता है। क्लियर? तो ये सारी पॉइंट्स, ये सारी बातें आप क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। क्लियर? आगे बढ़े। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर समझ में आया, ये समझ में आया कि इसको कैसे लिखना है। क्लियर? सो अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सो स्टेट द सिम्टम्स एंड सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। सो नाउ दे आर आस्किंग द सिम्टम्स एंड सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के क्या सारे सिम्टम्स होते हैं और सोर्सेज क्या होते हैं, दोनों वर्ड का मीनिंग समझ में आता है ना आप लोगों को। वही मैं चीज बोल रही थी आपको कि बहुत बार क्या होता है ना, क्वेश्चन अलग अलग चीजें पूछ रहा होता है, हम देखते हैं अच्छा स्ट्रेस के बारे में पूछा, हम स्ट्रेस लिखना शुरू हो जाते हैं। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन बहुत अच्छे से। ठीक है, देखो एक पूछ रहा है सिम्टम्स, एक पूछ रहा है सोर्सेज। सिम्टम्स क्या होता है, जो चीजें जब स्ट्रेस होती हैं तो आपके साथ में हो रही होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको नींद नहीं आ रही है, आपको खाना खाने का मन नहीं हो रहा, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, एक्सेट्रा, ये क्या है, सिम्टम्स। सोर्स क्या है कि कहां से आपको स्ट्रेस हुआ, कौन कौन सी चीजें जो आपको स्ट्रेस दे सकती है। अब ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, पर आंसर में कैसे लिखेंगे उसको समझते हैं। ठीक है, तो देखो नाउ सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हमेशा क्वेश्चन को जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, क्या सिखाया मैंने तुम लोगों को, एक इंट्रोडक्शन। हमेशा आंसर स्टार्ट करने से पहले एक इंट्रोडक्शन हम देंगे। अब देखो एक दो चीजें और जो आपको ध्यान रखनी है इंट्रोडक्शन को लेके। जैसे हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, अब क्वेश्चन नंबर 1 था कि स्ट्रेस क्या होता है, और क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिम्टम्स और सोर्स ऑफ स्ट्रेस क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एक बार बता दिया कि स्ट्रेस क्या होता है, तो अब हमको उसको बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ चैप्टर 3 की बात कर रही हूं अभी मैं, किस चीज की, चैप्टर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने एक बार स्ट्रेस बता दिया। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, ये भी स्ट्रेस से रिलेटेड है, तो स्ट्रेस को यहाँ पर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। नाउ जस्ट सपोज आप एग्जाम हॉल में हो, आपके सामने क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन नंबर 1 है चैप्टर नंबर 1 इंटेलिजेंस से, क्वेश्चन नंबर 2 है पर्सनालिटी से। क्लियर? चैप्टर नंबर 2 पर्सनालिटी से। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेट द सिम्टम्स एंड सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। अब यहां पर आपने अभी तक कहीं भी स्ट्रेस को उतना ज्यादा डिफाइन नहीं किया है किसी भी क्वेश्चन में, है ना। तो आप क्या करोगे, जैसे ही आप इस क्वेश्चन को आंसर करने स्टार्ट करोगे, सबसे पहले आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दोगे। उस इंट्रोडक्शन में आप बताओगे कि स्ट्रेस क्या होता है, जस्ट 20-30 वर्ड्स में या 10-20 वर्ड्स में। इज दैट क्लियर?
आया समझ में कि कब कहां पर इंट्रोडक्शन देना है। ऐसा नहीं कि आपने कोई प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर किया, आपने उसमें भी इंट्रोडक्शन में स्ट्रेस लिखा था, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, उसमें भी आप इंट्रोडक्शन में स्ट्रेस ही लिख रहे हो, मान लो सेम क्वेश्चन आया गया तो। क्लियर। अब मान लो थर्ड क्वेश्चन के बाद में जो फोर्थ क्वेश्चन आया है वो भी स्ट्रेस से रिलेटेड है, तो वहां आपको इंट्रोडक्शन में स्ट्रेस को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। कुछ तो भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमेशा रखना चाहिए, चाहे वो फिर एक लाइन का ही क्यों ना हो। इज दैट क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे। सो इंट्रोडक्शन हमेशा हमारे क्वेश्चन के आंसर में होना चाहिए। फाइन, एंड आई होप सो। मैं आपको इतने चैप्टर से और इतने बार से पढ़ाते हुए आ रही हूँ ये सारी चीज़ें, तो अभी आप लोग बहुत अच्छे से इन चीज़ों को जानते होंगे। जो नहीं जानता उसके लिए मैं रिपीट करती हूँ हर बार, बट स्टिल है ना, ये चीज़ों का ध्यान रखो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमेशा अपने क्वेश्चन में जब भी आंसर करो तो उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ज़रूर लिखो। वेरी शॉर्ट में नहीं लिखना है, लेकिन अगर शॉर्ट लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन के आंसर कर रहे हो तो एक आध लाइन का, 2-4 लाइन का अगर लॉन्ग और ऐसे टाइप है तो इंट्रोडक्शन होना चाहिए। फाइन, फिर आता है मेन पार्ट पर। अब इसमें पूछा है सिम्टम्स और सोर्सेज, तो सबसे पहले जो है सिम्टम्स पर बात करेंगे। एवरीवन हैज देयर ओन पैटर्न ऑफ स्ट्रेस रिस्पॉन्स। आवर रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस वरीज डिपेंडिंग अपॉन आर पर्सनैलिटी, अर्ली अपब्रिंगिंग एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो इसमें हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, थोड़ा अलग था, वो स्ट्रेस को डिफाइन नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में स्ट्रेस को डिफाइन किया। इसमें हमने देखो कैसे बताया कि सभी का ना स्ट्रेस को लेकर रिस्पॉन्स अपने अपने तरीके का होता है, क्योंकि सब एक दूसरे से डिफरेंट है। हमारा जो रिस्पॉन्स है वो डिपेंड करता है कि हमारी पर्सनालिटी कैसी है, हमारी अपब्रिंगिंग किस तरह से हुई है, हमारी लाइफ के क्या सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम स्ट्रेस का रिस्पॉन्स देते हैं। समझ में आ रहा है? स्ट्रेस का रिस्पॉन्स क्या है कि आपको कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन मिली तो आप उसमें किस तरह से रिस्पॉन्ड करोगे। क्लियर? तो सबके रिस्पॉन्सेज अलग अलग होते हैं। अगर हम सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस की बात करें तो सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल तीनों तरह के हो सकते हैं। इस लाइन को लिखने के बजाय आप इसमें और क्या कर सकते हो, क्योंकि ये लाइन शायद सभी स्टूडेंट्स लिखेंगे, आप क्या इसमें क्रिएटिव कर सकते हो। आपको देखो बहुत छोटा सा काम करना है, जस्ट डू दिस, राइट डाउन सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, ऐसे लिखा, इसको अंडरलाइन करो, यहां से एक लाइन ड्रॉ करो, यहां पे लिखो फिजिकल, ठीक है, यहां पे लिखो इमोशनल और यहां पे लिखो बिहेवियरल। ठीक है, इनका एक आध एग्जाम्पल लिख दो, एग्जाम्पल दिस, एग्जाम्पल दिस, एग्जाम्पल दिस। क्लियर? फिर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। समझ में आ रही है बात कि किस तरह से आप अपने आंसर को यूनिक बना सकते हो। छोटा सा फ्लो चार्ट है, बना दिया। क्लियर? इसमें कोई ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता। अगर आपकी प्रैक्टिस पहले से तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो कि जाके एग्जाम में यही काम कर लेता हूं तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। क्लियर? अब दूसरी चीज, सिम्टम्स 3 तरह के हो सकते हैं। एनी सिम्टम कैन इंडिकेट अ डिग्री ऑफ स्ट्रेस which if left unresolved might have serious implication। हर एक सिम्टम एक डिग्री ऑफ स्ट्रेस बताता है। अगर सिम्टम्स को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो अल्टीमेटली जो स्ट्रेस है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसके सीरियस इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। तो हमने आंसर किया सबसे पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन के साथ में कि स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो हर एक पर्सन को लाइफ में एक्सपीरियंस करनी ही पड़ती है। हालांकि सबका जो रिस्पॉन्स होता है स्ट्रेस को लेके वो अलग अलग होता है। कोई अलग तरह से उसके साथ में डील करता है, कोई अलग तरह से डील करता है, डिपेंड करता है पर्सनालिटी पे, आपकी अपब्रिंगिंग पे और आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस पे। तो अगर हम बात करें सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस की तो सिम्टम्स जो है वो फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियरल हो सकते हैं। इसी के साथ में अगर इन सिम्टम्स को कंट्रोल नहीं किया जाता है, ठीक है, टाइम रहते हुए, तो कहीं ना कहीं ये सिम्टम्स जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या हो सकते हैं, हानिकारक, दैट मीन्स डेंजरस हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में। तो उसके लिए स्ट्रेस के जो सिम्टम्स हैं उनको कंट्रोल करना ज़रूरी है। अब इसी में आप कुछ सिम्टम्स लिखते चलो। जैसे हम फिजिकल की बात कर रहे हैं तो आप देखोगे कि खाना पीना लोग बाग छोड़ देते हैं स्ट्रेस में। बहुत बार ये चीज़ें होती है, खा नहीं रहे हैं अच्छे से क्योंकि भूख ही नहीं लगती है, कहीं ना कहीं माइंड सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोच रहा होता है ना। तो उसकी वजह से हमारी जो मतलब जो वेट है ना उसमें लॉस हमको देखने को मिलता है। बहुत बार लोग जो है बहुत दुबले पतले हो जाते हैं और मतलब जो है खाना पीना छोड़ देते हैं। तो ये आप लिख सकते हो। इमोशनल में आप लिख सकते हो मेंटल स्टेट जो है वो सही नहीं रहता है। इवन बहुत बार एंग्जाइटी होने लग जाती है, एंगर इश्यूज होने लग जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन होने लग जाता है, तो ये आप इमोशनल में लिख सकते हो। बिहेवियरल में भी आप इसी से रिलेटेड लिख सकते हो, है ना।
कि जैसे बिहेवियर में हमको चेंजेस देखने को मिलेंगे। कोई पर्सन जो है वो बहुत ही मतलब नेगेटिव थॉट्स के साथ में अगर रहेगा तो उसके बिहेवियर में वो चीज़ एक्सप्रेस हो जाएगी। क्लियर? ये लिख पाओगे ये सारा कुछ? कोई डाउट तो नहीं इसमें? ये सब बुक में दिया है और मैंने सब पढ़ाया है, ठीक है। आपको जस्ट क्या करना है, अच्छे से एक बार रीड करके उसको लिखना है। लिख लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस की बात करते हैं। तो देखो सोर्सेज जो है ना वो 3 मेजर सोर्सेज हैं। अगेन फ्लो चार्ट बन सकता है या नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस लिखा, उसमें लिख दो ऐसे करके लाइफ इवेंट्स। नहीं बनाना है फ्लो चार्ट तो देखो कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। आपको लगता है कि मुझे नहीं बनाना है तो आप नहीं भी बनाओ, लेकिन आप अगर आंसर लिख रहे हो, देखो यहाँ पे आपको हाईलाइट्स दिख रहे हैं, बस अपने आंसर में हाईलाइट्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लो चार्ट नहीं बनाना है मत बनाओ, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि फ्लो चार्ट बनाओगे तो ही मार्क्स मिलेंगे। आप अपना तरीका ढूंढो कि आप किस तरह से अपने आंसर को ज्यादा से ज्यादा यूनिक बना सकते हो। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले है लाइफ इवेंट्स। हमारी लाइफ में बहुत बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको स्ट्रेस दे देती हैं, जैसे क्योंकि क्या होता है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे रूटीन को डिस्टर्ब कर देती हैं। मान लो आपको आज ही के आज अपना स्कूल छोड़ के किसी दूसरे स्कूल में जाना पड़े, किसी दूसरी सिटी में जाना पड़े, जहाँ पर आपके पूरे फ्रेंड्स वगैरह सब कुछ चेंज हो जाएंगे, पूरा इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा, क्या पता वहाँ पर आपको अच्छे लोग मिले ना मिले। क्लियर? तो एक ये चीज़ हो सकती है। आप किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थे, आपका ब्रेकअप हो गया, है ना, आपने अपने किसी क्लोज पर्सन को खो दिया। तो बहुत बार ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें ना स्ट्रेस दे देती हैं, क्योंकि हम शायद उनके साथ में कोप अप नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और जब भी आप कोप अप नहीं कर पाते हो, नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आना स्टार्ट होते हैं, स्ट्रेस पीछे पीछे आता है। स्ट्रेस बोलता है नेगेटिव थॉट्स तुम आओ तो अंदर, मैं आ रहा हूँ पीछे से, ठीक है। तो उसके लिए जो है ये लाइफ इवेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकेंड है हैजल्स। ये कुछ पर्सनल स्ट्रेस होते हैं जो हर एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं, जैसे नॉइजी सराउंडिंग, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है कहीं पर, कभी कभी लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे होते हैं, है ना। मतलब ये तो मैं अपनी एग्जांपल दी थी, आपको पढ़ाई थी तब भी दिया था मैंने अपना एग्जांपल, कि क्या होगा, आप मान लो आप दिन भर के थके हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको थकान होगी। अभी आप खैर उन चीज़ों को उतना नहीं देख पाओगे, अभी आप लोग जिस एज में हो वो बहुत अच्छी एज होती है। तो अभी जैसे मान लो आप जॉब वॉब कर रहा है कोई पर्सन, और दिन भर जो है अपने काम से सारी चीज़ों से बिल्कुल थक हार के 12-15 घंटे बाद में घर आया है। घर पे आके देखा इतनी लोग बातें कर रहे हैं, इधर से आवाज़, बहुत शोर हो रहा है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, इरिटेट हो जाओगे, है ना। अगर ये चीज़ कंटिन्यूसली होती है तो आपको स्ट्रेस तक हो सकता है, उसे हैजल्स बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे कुछ पर्सनल स्ट्रेसेस होते हैं जो हमारी लाइफ में हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। क्वारल्सम नेबर्स, बहुत लड़ाई झगड़ा करने वाले पड़ोसी अगर हमारे हैं, घर में बार बार इलेक्ट्रिसिटी जाती रहती है, पानी नहीं आता है, ट्रैफिक में जो है आप हमेशा फंसे हुए रहते हो। क्लियर? तो ये वो ऐसी मतलब ट्रैफिक में ही आपका 3-4 घंटा चला जाता है और वो स्ट्रेस हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये होते हैं हैजल्स। There are some jobs in which daily hazards are very frequent. These daily hazards may sometimes have devastating consequences for the individual, and the more stress people face daily, the poorer is their psychological well-being. तो बहुत बार कुछ ऐसे जॉब होते हैं जिसमें हैजल्स आप बहुत फ्रीक्वेंटली फेस कर रहे होते हो, जिसकी वजह से बहुत लोगों को स्ट्रेस हो जाता है। और अगर आपको बार बार जो है ना आप स्ट्रेस जैसी चीज़ें फेस करते हो तो वो आपके साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए अच्छा नहीं है। क्लियर? तो सेकंड क्या है? हैजल्स। थर्ड है ट्रॉमेटिक इवेंट्स। कोई ट्रॉमेटिक इवेंट आपने फेस किया, अर्थक्वेक, सुनामी, फायर, फ्लड, ऐसी चीज़ें, रोड एक्सीडेंट, रॉबरी, ऐसी चीज़ें ना बहुत बार क्या होती हैं हमारे माइंड पर एक बहुत ही सीरियस इम्प्लीकेशन लाती हैं। मान लो आपने कोई ऐसी चीज़ देखी या कोई ऐसी चीज़ आपके साथ में हुई जो बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब बिल्कुल आपने कभी सोचा नहीं था। कभी हम सोचते हैं क्या कि हम बैठे रहेंगे और अर्थक्वेक आ जाएगा, कभी हम सोचते हैं क्या कि हम बैठे रहेंगे फ्लड आ जाएगा एकदम से, है ना। हमको नहीं पता, मान लो वो आ भी गया तो आप कितनी सारी चीज़ें आप सोचो, कभी सोच भी सकते हो, आप नहीं सोच सकते हो, है ना, कि आज आप बैठे हुए हो एकदम से फ्लड आ जाए, सब बह जाए, आपके सामने पानी पानी, आप खुद डूब रहे हो, आपके सामने लोग मर रहे हैं, ये ऐसा कभी हम सोचते हैं क्या? ऑब्वियसली नॉट, इवन हम सोच भी नहीं सकते उन चीज़ों के बारे में। तो जो लोग इन्हें फेस करते हैं ना, बहुत बार उनको क्या होता है, PTSD हो जाता है। PTSD इज वॉट? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसीज या डिजास्टर, जो भी।
PTSD इज पोस्ट ट्रॉमा, जिसके मतलब ट्रॉमेटिक इवेंट फेस करने के बाद में जो स्ट्रेस आपको हो गया है। तो बहुत बार ये चीज़ें जो है हम सबके साथ में होती हैं जो हमको स्ट्रेस देती हैं। इनका इफेक्ट जो है वो आफ्टर सम टाइम देखने को मिलता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा चलता है तो पर्सन के अंदर एंग्जाइटी, फ्लैशबैक, उसके सपनों में ये सारी चीज़ें उसको दिख रही होती हैं, इंट्रूसिव थॉट्स आ रहे होते हैं। सो सीवियर ट्रॉमा की वजह से बहुत बार रिलेशनशिप्स खराब होती हैं, प्रोफेशनल आप अपना वर्क जो है अच्छे से नहीं कर पाते हो, तो इसकी वजह से भी स्ट्रेस जो है वो लोगों को हो जाता है। तो सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस क्लियर हुआ, सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस क्लियर हुआ, समझ में आया कि कैसे इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करोगे, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, पैटर्न बता रही हूँ आंसर का, ठीक है। छोटा सा इंट्रोडक्शन जिसमें हमने क्या बता दिया कि स्ट्रेस रिस्पॉन्स कैसा होता है, सबका अलग अलग होता है, ये सारी चीज़ें। तो हमारा पहला क्या हो गया, इंट्रोडक्शन। सेकंड हमने बताया सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। तो सेकंड हमने क्या बताया, सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। 3 सिम्टम्स होते हैं, हमने उनकी बात कर दी, एग्जाम्पल्स दे दिए, क्लियर। फिर हमने बात करी सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस की, ठीक है। नेक्स्ट हमने किसके बारे में बताया, सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस के बारे में। ये भी 3 होते हैं, ठीक है। ये हमने बता दिए विथ एग्जाम्पल्स, उसी में इंक्लूड कर दिया। लास्ट इज योर कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब एंड नोट। इसमें आपको क्या लिखना है, जस्ट सिंपल कि अगर स्ट्रेस को टाइम रहते जो है टैकल ना किया जाए तो इसके सीरियस इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। बस एक लाइन, इतना तो लिख ही सकता है। क्लियर, ये आया समझ में कि क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है। देखो अभी ना, देखो 11th क्लास तक तो ठीक था, जो था जैसा था, आप लोग जैसे भी पढ़ रहे थे, दैट इज ओके। 10th क्लास तक भी इवन हम लोग जो है अपने हिसाब से पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, पहली बार बोर्ड फेस करते हैं, समझ में आ जाती हैं सारी चीज़ें। 12th में ना आप लोगों से एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अब आप 12th क्लास में आ गए हो, अब आपको एक 12th क्लास के स्टूडेंट की तरह बिहेव करना है, क्योंकि यहाँ से आपकी लाइफ का एक न्यू फेज स्टार्ट होगा। आप कॉलेज में जाओगे, ग्रेजुएट होगे, उसके बाद में अपना करियर चॉइस, ये सारी चीज़ें है ना। तो इसके लिए आपसे एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं। तो अभी वो बच्चों वाले आंसर आपको नहीं लिखने हैं, अभी आपको थोड़े ना अच्छे आंसर लिखने हैं, क्लियर, जिसमें आपका थोड़ा मेच्योर पार्ट भी देखने को मिले। इज दैट क्लियर। तो ऐसा नहीं होता, देखो एग्जाम्स को ना ऐसे मत लिया करो कि एग्जाम्स आर लाइक कि आपने जो भी साल भर पढ़ा है उसको पूरा रट लो, एग्जाम में जाके निकाल दो। नॉट दैट काइंड ऑफ, समझो आप उसको, है ना, क्योंकि ये चीज़ें लॉन्ग रन में आपको हेल्प करेगी। ग्रेजुएशन में जाके ऐसा तो है नहीं कि आप जो भी पढ़ोगे वो बिल्कुल डिफरेंट रहेगा जो आपने कभी भी स्कूल में नहीं पढ़ा, वही सारी चीज़ें होती हैं, बस उसका और एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है। क्लियर। तो अच्छे से समझ के चीज़ों को पढ़ना है, क्वेश्चंस को आंसर अच्छे से करना है, टॉपिक की क्लैरिटी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, याद रखो ये सारी बातें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द gas model or GAS model and illustrate the relevance of this model with the help of an example. क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है डिस्क्राइब द गैस मॉडल। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि सबसे पहले तो मुझे बताना है कि गैस मॉडल होता क्या है। सेकेंड उसने मुझे बोला है इलस्ट्रेट द रेलिवेंस ऑफ दिस मॉडल। सेकेंड पार्ट क्या है, इलस्ट्रेट द रेलिवेंस ऑफ दिस मॉडल। इस मॉडल के इंपॉर्टेंस मुझे बताने हैं, ठीक है। क्या बताने हैं, इस मॉडल के इंपॉर्टेंस मुझे बताने हैं। तो सबसे पहले गैस मॉडल बताऊंगी, फिर उसके इंपॉर्टेंस बताऊंगी, प्लस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। मतलब मुझे अपने आंसर में एग्जाम्पल्स भी इंक्लूड करने हैं। दिस इज व्हाट आई ऑलवेज से कि हमेशा क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड करो। हम लोग देखते हैं डिस्क्राइब द गैस मॉडल, अच्छा गैस मॉडल के बारे में पूछा है, लिखना शुरू। अरे रुको भाई, सब्र करो, थोड़ा पहले उसको अच्छे से रीड करो, फिर उसके बाद में आंसर करो। 1 मिनट दो अपने क्वेश्चन को, इतना टाइम आपको इसलिए 3 घंटे का दिया ना, इसलिए कि क्वेश्चन अच्छे से समझो, फिर उसके बाद में उसका आंसर करो। क्लियर। अब जैसे बता रही हूँ मैं आपको कि कैसे आंसर करें। क्वेश्चन पढ़ लिया, अच्छा चलो पता चल गया, साइड में लिख लो, रफ पेज रहता है ना, उसमें लिख लो कि पहले गैस मॉडल का मीनिंग बताना है, फिर इंपॉर्टेंस बताना है और एग्जाम्पल्स मुझे इसमें यूज करने हैं। ये लिख लिया। अब वर्ड लिमिट कितनी है, फॉर एग्जाम्पल जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, वर्ड लिमिट है 120 वर्ड्स, ठीक है। तो मैं 60 वर्ड्स में इस मॉडल को एक्सप्लेन करूंगी और मैं 60 वर्ड्स में इसका रेलिवेंस बताऊंगी। इसी 60 वर्ड में मैं एग्जाम्पल्स भी इंक्लूड कर दूंगी,
क्लियर, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएगा, 130 140 होगा या 100 के आसपास होगा, बट दैट आई विल एक्सप्लेन। समझ रहे हो कैसे क्वेश्चन को समझना है, ठीक है, और फिर इस अकॉर्डिंग ही आपको उसको आंसर करना होता है। अब देखें आंसर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अगेन इंट्रोडक्शन, बट हमसे सीधा गैस मॉडल ही पूछा तो हम वही एक्सप्लेन करेंगे, यही हमारा इंट्रोडक्शन होगा। सो गैस मॉडल और जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, क्लियर, इसका फुल फॉर्म लिखेंगे। अब इसके बाद में सैलिए स्टडीड, सैलिए को हाईलाइट इन्होंने बताया क्योंकि ये मॉडल, ठीक है, तो इनको हाईलाइट कर दो। तो सैलिए को हमने हाईलाइट कर दिया। सैलिए स्टडीड द इश्यूज ऑफ स्ट्रेस बाय सब्जेक्टिंग एनिमल्स टू अ वेराइटी ऑफ स्ट्रेसर्स सच एज हाई टेम्परेचर, एक्स रेज एंड इंसुलिन इंजेक्शंस in the laboratory. He also observed patients with various injuries and illness in the hospitals, in which he noticed a similar pattern of bodily responses in all of them, and he called this pattern the general adaptation syndrome. समझ में आया? नहीं आया? सुनो, सैलिए ने एक मॉडल दिया। सैलिए ने क्या किया, लैब में एनिमल्स को लिया, उनके ऊपर एक्सरे, इंसुलिन इंजेक्शन और तरह तरह के जो है एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट किया। मान लो किसी को हाई टेम्परेचर में रखा, किसी के ऊपर एक्सरेज का जो मतलब रेज होती है ना वो डाली, किसी को जो इंसुलिन इंजेक्शन देना स्टार्ट करा, ऐसे अलग अलग तरीके से एनिमल्स के ऊपर उसने क्या करा, एक्सपेरिमेंट किया लैब के अंदर। तो उसने ये देखा कि उन लोगों के बॉडीली फंक्शंस में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। सेकेंड साइड उसने एक और चीज़ देखी कि हॉस्पिटल में कुछ पेशेंट्स वगैरह एडमिट थे जिनको किसी तरह की कोई इंजरी हुई थी या किसी तरह की कोई इलनेस बीमारी उनको थी, तो उनके अंदर भी उसको सेम बॉडीली रिस्पॉन्सेज देखने को मिले। क्लियर, तो एक पैटर्न उसको देखने को मिला कि अंडर अ सर्टेन कंडीशंस बॉडी कुछ तरह से रिस्पॉन्ड करती है। अंडर सर्टेन कंडीशंस बॉडी रिस्पॉन्ड इन अ सर्टेन वे। क्लियर, इस तरह के पैटर्न को उन्होंने जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम कहा है। दैट इज द गैस मॉडल। इतना लिख पाओगे? फिर देखो आगे। नाउ देयर आर सम ऑफ द स्टेजेस ऑफ गैस मॉडल दैट ही हैज एक्सप्लेन्ड। तो सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि इस एक पैटर्न को ही जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम बोला जाता है। तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए, टू एक्सप्लेन दिस मॉडल, ही हैव गिवन सर्टेन स्टेजेस that the body react or the bodily responses are in a certain stages। तो 3 स्टेजेस में बॉडी रिएक्ट करती है। सबसे पहली होती है अलार्म रिएक्शन स्टेज, सेकंड होती है रेसिस्टेंस स्टेज एंड थर्ड होती है एग्जॉशन स्टेज। देखो इसके अंदर क्या होता है, मैं आपको शॉर्ट में बता दे रही हूँ, फिर आप उसी चीज को अपने इसमें एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। आप लोग सवेरे उठने के लिए क्या करते हो, अलार्म लगाते हो या नहीं? जल्दी से बताओ, अलार्म लगाते हो ना सभी लोग? हाँ। अब अलार्म लगाने से क्या होता है, जैसे ही वो अलार्म बजता है हमारी बॉडी एकदम रिस्पॉन्ड करती है, आवाज आ रही है ना, हमारी बॉडी एकदम रिस्पॉन्ड करती है, हम लोग उठते हैं, ठीक है, दैट इज अलार्म रिएक्शन। फिर होता है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है, हम सब अलार्म कैसे लगाते हैं, मान लो 7 बजे उठना है तो अलार्म हमारे शुरू होते हैं 6 बजे, 6:05, 6:10, फिर 6:30, फिर 6:40, फिर 6:50, फिर 6:55 और फिर 7 मिनट। कुछ इस तरह से अलार्म हम सब लगाते हैं, इवन मैं भी लगाती हूँ, ठीक है। मान लो हमको इतनी सुबह उठना है तो हम इस तरह से अलार्म लगाते हैं। अब अलार्म बजता है तो हमारी बॉडी एकदम मतलब आंखें तो खुल जाती हैं, और हम लोग इतने खराब हैं फोन पास में रख के ही सोते हैं, है ना। तो जैसे ही अलार्म बजता है वहीं के वहीं उसको बंद कर देते हैं। अब जब बॉडी जो है वो एकदम से क्या होती है, अराउज हो जाती है, अच्छा सुबह हो गई है, फिर रेसिस्ट करते हैं, अभी नहीं 10 मिनट बाद, अभी नहीं 10 मिनट बाद, और फिर क्या होता है, सारे अलार्म बंद करके आप लोग वापस से सो जाते हो। एग्जॉशन कह रही, यहां पर ऐसा नहीं होता। देखो इसमें क्या होता है, अलार्म रिएक्शन का मतलब जब भी किसी तरह की कंडीशन, मान लो हाई टेम्परेचर है तो आपकी बॉडी एकदम से अराउज हो जाएगी कि मेरे आसपास में बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, ठीक है, ये चीज मुझे अफेक्ट कर रही है। आप उससे बचने की कोशिश करोगे, रेसिस्ट करते हो आप उसको, है ना, कि मैं कैसे अपने आप को इस हाई टेम्परेचर से बचाऊं। तो आप अपनी पूरी मेहनत, जी तोड़ मेहनत लगा देते हो कि मुझे इससे बचना है, जो बनता है आपसे वो सारा कुछ करते हो। मान लो अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो ठीक है, अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए तो आप हो जाते हो एग्जॉस्ट कि बस मैंने अपना जितना मुझसे हो पा रहा था बचने के लिए मैंने सब कुछ किया, लेकिन अब मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा, दैट इज एग्जॉस्ट, खत्म। क्लियर, यही 3 स्टेज इन्होंने बताई है, बस थोड़ा बताने का तरीका अलग था। देखो कैसे बताइए, अलार्म रिएक्शन में उन्होंने बताया कि द प्रेजेंस ऑफ अ नॉक्शियस स्टिमुलस ऑफ स्ट्रेसर लीड्स टू द एक्टिवेशन ऑफ एड्रिनल पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम।
जब भी किसी तरह का नॉक्शियस स्टिमुलस या कोई स्ट्रेसर हमारे आसपास में होता है तो हमारा जो एड्रिनल पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम है ये एक्टिवेट हो जाएगा. दिस ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूसिंग द स्ट्रेस रिस्पॉन्स. इन दिस स्टेज इंडिविजुअल इज रेडी फॉर फाइट. अब क्या होगा, जैसे ही एड्रिनल पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम को पता चलेगा कि आसपास कोई ऐसी चीज है जो मुझे नुकसान पहुंचा सकती है, तो वो क्या करेगा, इमीडिएटली हमारे अंदर हार्मोन्स रिलीज करेगा. उन्हीं में कुछ हार्मोन्स होंगे जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगे, जो ये बताएंगे कि देखो अब जो है आसपास में खतरा है, फाइट करो. तो इस टाइम पे बॉडी इज रेडी टू फाइट. सेकेंड कम्स रेसिस्टेंस स्टेज. नाउ इफ स्ट्रेस इज प्रोलॉन्ग्ड द रेसिस्टेंस स्टेज बिगिंस. अगर स्ट्रेस जो है वो बहुत लंबे समय तक चलता है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. मान लो आपको किसी एक ऐसे रूम में बंद कर दिया जाए जहां पे हाई टेम्परेचर है. फॉर एग्जाम्पल एक रूम है, अभी तो इस रूम का टेम्परेचर नॉर्मल है. फॉर एग्जाम्पल 20 डिग्री सेल्सियस, बहुत अच्छा टेम्परेचर, ठंडा ठंडा मस्त कूल कूल लग रहा है, बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है. अभी इस रूम में आपको रख दिया, ठीक है, ये आप हो, ये आपको बना देती हूं मैं, ठीक है. आप लोग बोलोगे मैम हम तो नहीं हैं, लेकिन अभी मान लो कि ये आप लोग हो, ठीक है. अब आपको इस रूम के अंदर रख दिया, अभी 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है. धीरे धीरे टेम्परेचर रेज करना स्टार्ट किया, टेम्परेचर बिकम्स 30 डिग्री. आपको गर्मी लगने लगी, ठीक है, आपको बहुत गर्मी लग रही है, सफोकेशन होने लगा. अरे, और पूरा रूम बंद है, पूरा रूम बंद है, कहीं से कोई वेंटिलेशन नहीं. आपको क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे ये 20 से 30 डिग्री की तरफ जाएगा गर्मी लगना शुरू होगी. आप अपनी बॉडी को बताओ बहुत ज्यादा जो है गर्मी लग रही है, बॉडी एड्रिनल पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम रेडी, ठीक है. अब उसने एक रिस्पॉन्स मतलब बॉडी के अंदर हार्मोन रिलीज किया कि आसपास में बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, इससे फाइट करो. तो आप बचने की कोशिश करोगे, ठीक है, आप इस हाई टेम्परेचर से बचने की कोशिश करोगे. मे बी आपने जैकेट वगैरह या कुछ वुलन्स पहने हुए थे, आप उन सबको निकाल दोगे, ठीक है. आप अपने आप को थोड़ा ऐसे ऐसे हवा वगैरह करने लगोगे, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जस्ट सपोज ये टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, इट गोज टू 35 डिग्री या 40 डिग्री, 35 टू 40 डिग्री जो है टेम्परेचर अभी जा चुका है. द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कॉल्स फॉर more cautious use of the body's resources. The organism makes efforts to cope with the threat as through confrontation. अब यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, मान लो सारी कपड़े वपड़े निकाल दिए, सब कुछ कर दिया. अब बॉडी में जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो बॉडी को बोलेगा कि अच्छे से अपने पूरे रिसोर्सेज को यूज करो, अच्छे से खाना वाना खा के बैठे थे आप, पानी वानी पिया था आपने, ठीक है, तो अभी आप उन चीजों को यूज कर सकते हो. अब आपने सारा कुछ कर लिया, ठीक है, बट द टेम्परेचर इज स्टिल राइजिंग. आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको सफोकेशन हो रही है, बहुत ज्यादा हीट आपको लग रही है, आप मतलब बिल्कुल सफोकेट हो ही जाओगे ना. एक रूम है, वहां ना वेंटिलेशन ना कुछ भी नहीं है. अब आप जो है अपने आप को जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा मतलब एक्टिव रखने की कोशिश करोगे, उस एक चीज से फाइट करने की कोशिश करोगे. दैट इज द रेसिस्टेंस स्टेज. इसमें ये वर्ड्स याद रखना है ना कि एड्रिनल पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम, इसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. क्लियर, आप कन्फ्रंट करोगे. लास्ट कम्स एग्जॉशन स्टेज. मान लो ये टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते हो गया है 45 डिग्री, ठीक है, तपती मई जून वाली गर्मी वाला टेम्परेचर, ठीक है. अब बहुत ज्यादा जो है 45 डिग्री गर्मी वाला टेम्परेचर हो गया है. अब आपने सब करके देख लिया, अब आपसे कुछ नहीं बन रहा. एग्जॉशन. बहुत ज्यादा अगर स्ट्रेस होगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी के सारे रिसोर्सेज ड्रेन हो जाएंगे. थर्ड स्टेज आ जाएगी एग्जॉशन की. And the physiological system involved in alarm reaction and resistance become ineffective and susceptibility to stress related diseases such as high BP becomes more possible. ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि आप मतलब बॉडी में जो अलार्म रिएक्शन हुआ था, रेसिस्टेंस हुआ था, अब आपके वो सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे और अब आपकी बॉडी में स्ट्रेस रिलेटेड डिसीजेज होना शुरू हो जाएंगे. जैसे आपका बीपी बढ़ जाएगा, है ना, इस एक टाइम पे क्या होगा, आपका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा या लो हो जाएगा. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना जो स्ट्रेस से रिलेटेड है, वो आपके साथ में होने लगी, आप बेहोश भी हो सकते हो. क्लियर आए यहाँ तक समझ में? तो ये 3 स्टेजेस के बारे में उन्होंने अपने GAS और गैस मॉडल के अंदर बताया है कि इस तरह से 3 स्टेजेस में क्या होता है कि हमारे अंदर जो हमारी बॉडी है वो सर्टेन चीजों को लेके रिस्पॉन्ड करती है. क्लियर, तो गैस मॉडल इस तरह से हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया. अब इस मॉडल का रिलेवेंस क्या है, इस मॉडल का मतलब एग्जांपल मैंने आपको जैसे बताया वैसे आप भी इसमें एग्जांपल्स यूज कर सकते हो. हमने चैप्टर के अंदर पढ़े हुए हैं बहुत सारे एग्जांपल, तो वो आप इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है. तो इस तरह से जो है हमने देखा कि डिफरेंट
कंडीशंस के अंदर बॉडी डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करती है। तो हमेशा जो है हम मतलब इसका रेलेवेंस ये है कि हमेशा हमारी बॉडी अराउज होती है जब भी किसी तरह की कोई सिचुएशन हमारे आसपास में होती है, और वही हमें बताती है कि अब जो है हमको फाइट करने की ज़रूरत है, और हम पूरी तरह से फाइट करते हैं। क्लियर? नहीं हो पाता है तब जो है हमारी बॉडी क्या करती है, एग्जॉस्ट होने लग जाती है। तो इस तरह से फिर आप इसके कुछ रिलेवेंस पॉइंट लिखेंगे जो यहाँ पर मैंने नहीं मेंशन करें, लेकिन आप उसको अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे, और जहां भी आपको रिक्वायर्ड लगता है एग्जाम्पल देते चलो। क्लियर? तो पूरा गैस मॉडल एक्सप्लेन किया, उसका रेलिवेंस बताया, इंपॉर्टेंस बताया, एग्जाम्पल्स इंक्लूड करते गए, एग्जाम्पल को हाईलाइट करना है, इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करना है, इन मॉडल्स इस स्टेजेस को जो है फ्लो चार्ट के थ्रू भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। क्लियर? कर लोगे? कोई डाउट तो नहीं है? पूछना है अगर कुछ तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो इसी का रेलिवेंस देखो सब चैप्टर में दिया है, मैं जस्ट आपको एक तरीका बता दे रही हूँ कि इस तरह से आपको ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड करनी है। फाइन, आगे बढ़े। ठीक है, अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो एन्यूमरेट द डिफरेंट वेज ऑफ कोपिंग विथ स्ट्रेस। कौन कौन से डिफरेंट तरीके हैं जिसके थ्रू आप स्ट्रेस के साथ में कोप अप कर सकते हो। कोप अप इन द सेंस कि आप स्ट्रेस को फेस कर सकते हो। क्लियर? तो कोपिंग मतलब वही बताएंगे पूरा कुछ, पहले स्ट्रेस थोड़ा सा डिफाइन किया और फिर उसके बाद में कोपिंग मैकेनिज्म। कोपिंग इज अ डायनेमिक सिचुएशन, specific reaction to stress. It is a set of concrete responses to stressful situations or events that are intended to resolve the problem and reduce stress. So coping क्या है? एक डायनेमिक सिचुएशन, स्पेसिफिक रिएक्शन किसी स्ट्रेस को लेके। मतलब कोई चीज आपको स्ट्रेस दे रही है तो उस पर आपका क्या रिएक्शन होगा, है ना, उस सिचुएशन में आपका क्या रिएक्शन होगा, वो कोपिंग होता है कि कैसे हम अपने स्ट्रेसफुल सिचुएशन के साथ में डील करते हैं। Now, it is a set of concrete responses to stressful situations or events that are intended to resolve the problem and reduce stress. तो ये एक तरह का मतलब पूरे रिस्पॉन्सेस का सेट होता है जो हम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन या इवेंट को देते हैं ताकि हम उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकें और अपने स्ट्रेस को कम कर सकें। मतलब ये है कि कोपिंग क्या है, एक तरह का डायनेमिक सिचुएशन को लेके जो चीज़ हमको स्ट्रेस प्रोवाइड करती है उसमें हमारा रिएक्शन कैसा होगा। हम हमेशा वही रिएक्शन देंगे जिसके थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व हो सके और जो हमारा स्ट्रेस, जो चीज़ हमको दे रही है वो उसका स्ट्रेस जो है वो हम कम कर सकें। क्लियर? सो दैट इज नोन एज जनरली व्हाट, कोपिंग मैकेनिज्म। अच्छा, एक और चीज जो मुझे यहाँ पर अभी याद आ गई, मैं आपको वो चीज बता देती हूँ। ठीक है, देखो चैप्टर नंबर अभी क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया जिसमें हमने बात करी गैस मॉडल की, तो उसमें कुछ और चीजें जो आप ऐड ऑन कर सकते हो। आपको याद होगा चैप्टर में हमने एक डायग्राम देखा था। कैसा डायग्राम था देखो, मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ पे देखो। उसमें ना उन्होंने क्या किया, आप इसको बना सकते हो ना अपने उसमें क्या बोलते हैं आंसर में। ठीक है, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, दिख रहा है ये अच्छे से। इसके अंदर उन्होंने बताया कि ये अलार्म रिएक्शन है तो हमारी बॉडी क्या होगी, अराउज हो जाएगी, फिर हमारी बॉडी रेसिस्टेंस स्टेज में फाइट करेगी, लेकिन एग्जॉशन स्टेज में वापस से जो है ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है अलार्म रिएक्शन, यहाँ पे आपको लिखना है रेसिस्टेंस स्टेज। ठीक है, और यहाँ पर आपको लिखना है एग्जॉशन स्टेज। ठीक है, और यहाँ पे गैस मॉडल। क्लियर? ये आपकी बुक में दिया है, अच्छे से इसको जो है आप ड्रॉ कर सकते हो शो करने के लिए। बहुत छोटा सा है, जस्ट फटाफट ड्रॉ हो जाएगा। और इसमें 1-2 पॉइंट और ऐड करना कि जैसे जो गैस मॉडल दिया था तो जो सैलिए थे वो कहीं ना साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को बताना भूल ही गए कि बहुत बार स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हम पूरी तरह से फाइट करते हैं, कोप अप करते हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि अगर स्ट्रेस कम नहीं होगा तो आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। बट बहुत सारे लोग हैं, देखते होगे ना आप कि वो लोग स्ट्रेस के साथ में कैसे डीलिंग करते हैं, कैसे कोप अप करते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर से भी अपने आप को स्ट्रांग रखने की कोशिश करते हैं। तो सैलिए ने ये मॉडल बहुत अच्छा दिया है, इसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से स्ट्रेस के साथ में फाइट किया जाता है। तो ये इसका रेलिवेंस है, लेकिन स्टिल और भी फैक्टर्स हैं जिसको उन्हें इंक्लूड करना चाहिए था, तो वो आप अपने कंक्लूजन में लिख सकते हो। क्लियर? मुझे अभी याद आया तो मैंने सोचा आपको बता दूं। ठीक है, तो ये और इसमें इंक्लूड कर लेना अगर ये आता है तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रही हूँ। चलो, अब हम कोपिंग की बात कर रहे थे। सो द वे वी कोप विथ स्ट्रेस often depends on rigid, deep-seated beliefs based on experience.
coping strategies include both overt and covert activities, and the 3 coping strategies given by Andler and Parker are as follows. तो जिस तरह से हम कोप अप करते हैं वो डिपेंड करता है हमारे अपने बिलीव्स पर, हमारे अपने एक्सपीरियंसेस पर. टेक एन एग्जाम्पल, क्लास 11th में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, बहुत अच्छे से आपने पढ़ाई करी थी, इवन यू हैव टॉप्ड योर क्लास. ठीक है, मान लो अब आप क्लास 12th में आए, आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है कि बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले हैं, कैसे पढ़ाई होगी, क्या होगी, जिसकी वजह से आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, आप अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हो. तो आपको इस स्ट्रेस के साथ में कोप अप करना है. तो आप क्या करोगे, आप इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करोगे कि बेटर है कि मैं पढ़ाई कर लेता हूँ, पढ़ाई करने से मेरी ये जो स्ट्रेस मुझे चीज़ हो रही है वो नहीं होगी और मेरा स्ट्रेस का लेवल भी कम हो जाएगा. तो दैट इज़ कि आप कोपिंग करने की कोशिश कर रहे हो. अब इसमें आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को यूज़ कर सकते हो कि देखो मैंने क्लास 11th में कितने अच्छे से पढ़ाई करी थी, तो मैंने क्लास में टॉप किया था, तो 12th में भी अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा तो मैं टॉप कर लूंगा. क्लियर. तो इस तरह से जो है अपने एक्सपीरियंसेस, अपने बिलीव्स के बेसिस पर हम कोपिंग करने की कोशिश करते हैं. कोपिंग स्ट्रेटेजी ओवर्ट भी हो सकती है, कोवर्ट भी हो सकती है. ठीक है, ओवर्ट कोवर्ट समझते हो ना आप लोग कि एक चीज अंदर से हो रही है, एक चीज बाहर से हो रही है, बाहर की कंडीशन से भी हो सकती है, आपके अपने अंदर से भी हो सकती है. तो वो अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू होती है, वो आप उसमें एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देना. अब इसमें 3 कोपिंग स्ट्रैटेजीज हैं जो एंडलर एंड पार्कर ने बताई हैं, उन्हें हमको बेसिकली यहाँ पर एक्सप्लेन करना है. उसका फ्लो चार्ट भी आप बना सकते हो, 3 है तो आप जस्ट लिख सकते हो कि एंडलर एंड पार्कर गिव द फॉलोइंग कोपिंग स्ट्रैटेजीज. तो वो हो गया आपका अवॉइडेंस ओरिएंटेड, इमोशन ओरिएंटेड, टास्क ओरिएंटेड. नहीं बनाते हो फ्लो चार्ट तो इस तरह से भी लिख सकते हो. जो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ ना, पॉइंट्स में अपने आंसर को लिखो, हाईलाइट करते हुए लिखो, यही है वो तरीका, स्टैंडर्ड तरीका. इसी तरह से आपको लिखना है. क्लियर, समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है. ठीक है, देखो टास्क ओरिएंटेड क्या होती है कि हमको हमेशा जो भी चीज़ हमको स्ट्रेस दे रही होती है उसमें हमको ना क्या ढूंढना चाहिए, इन्फॉर्मेशन, पूरी इन्फॉर्मेशन. कोई भी, जैसे मैं बोलती हूँ ना, कभी भी कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उस प्रॉब्लम के बारे में बहुत अच्छे से जानो, तभी आप उसके सॉल्यूशन को ढूंढ पाओगे. तो सेम वैसे ही होता है, हमेशा स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करो एंड अबाउट ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन एंड देयर प्रोबेबल आउटकम. तो ये चीज़ मुझे स्ट्रेस दे रही है तो मैं इससे क्या और कर सकता हूँ जिससे मुझे स्ट्रेस ना हो. जैसे मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले हैं तो मुझे स्ट्रेस हो रहा है, तो बेटर है कि मैं पढ़ाई कर लूँ तो मुझे स्ट्रेस नहीं होगा. क्लियर. तो हमेशा हम टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी रखें, अपनी प्रायोरिटीज़ को हमेशा डिसाइड करके रखें कि क्या चीज़ ज़रूरी है. क्या बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहे हैं तो उसके बारे में बैठ के उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना ज़रूरी है या बेहतर है कि पढ़ाई कर ली जाए. फाइन. तो अपनी प्रायोरिटीज हमको हमेशा सेट रखनी चाहिए ताकि हम कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डायरेक्टली डील कर सकें. आपको इसमें कोई और एग्जांपल लगता है आप वो भी इंक्लूड कर सकते हो. क्लियर. सेकंड इज इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी. इसमें क्या होता है, एफर्ट्स टू मेंटेन होप एंड टू कंट्रोल वंस इमोशन. हमेशा कोई भी चीज़ हमको स्ट्रेस दे रही है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके रखो. ऐसा नहीं कि आप जो है मतलब अपने फीलिंग्स के चक्कर में हमेशा बहुत गुस्से में रहो, फ्रस्ट्रेटेड रहो, और ये आपको होगा भी स्ट्रेस में. तो यू हैव टू कंट्रोल एंड मॉनिटर योर इमोशंस. सो दैट इज द इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी. थर्ड इज योर अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी. इसमें क्या होता है, अवॉइडिंग और डिनाइंग द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन. बहुत बार क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हमको स्ट्रेस दे रही होती हैं, अगर हम उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करें ना, बहुत बार क्या होता है ना, कोई चीज़, कोई थॉट है बार बार दिमाग में आ रहा है, बार बार उसके मन में आने की वजह से हमको बहुत स्ट्रेस होने लग जाता है, हम बहुत बुरा फील करने लग जाते हैं, नेगेटिव इमोशंस हमारे मन में आने लग जाते हैं. इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ. मान लो आप किसी के साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थे, अब आप उस पर्सन से दूर हो गए हो. ठीक है, अब आप जो है उस पर्सन से दूर हो गए हो, अब आपकी उससे बात नहीं होती, अब आपको उसकी बहुत याद आती है. ठीक है, और आप हमेशा चाहते हो कि मुझे उसी के साथ में अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, बट दैट इज नॉट पॉसिबल. समवॉट दैट पर्सन हैज बीन गॉन अवे फ्रॉम यू. तो अब वो आपसे दूर जा चुका है और अब आप उससे बात नहीं कर सकते हो, मिल नहीं सकते हो, कुछ भी नहीं हो सकता है. तो बार बार उसके थॉट्स आपके मन में आएंगे और बार बार आपको बुरा लगेगा. बहुत टाइम तक ये चीज़ें सोचते रहोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी चीज़ें फील होने लगेंगी. तो बेटर है कि जब भी वो थॉट आपके मन में आए उसको अवॉइड, इग्नोर करने की कोशिश करो. सोचो कि नहीं, ये चीज़ अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सो जस्ट डोंट थिंक अबाउट दैट. लाइफ में बहुत कुछ है आगे और कुछ करेंगे. क्लियर. तो कोई भी थॉट आ रहा है उसको अवॉइड करने की, उसको इग्नोर करने की कोशिश करो. ठीक है, तो उस तरह से आप क्या कर सकते हो, सिचुएशन के सीरियसनेस को कहीं ना कहीं अवॉइड, इग्नोर करके आप अपने
काम के ऊपर अच्छे से फोकस कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपको स्ट्रेस जो है वो उतना नहीं होगा, होता भी है तो आप उसको दूर कर दोगे कि नहीं मेरे पास मत आओ, दूर रहो, ठीक है। So it also involves conscious suppression of stressful thoughts and their replacement by self protective thoughts। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती कि मान लो आप रिलेशनशिप में थे, वो पर्सन अब आपसे दूर चला गया, तो अब वो उसके थॉट्स बार बार आपके मन में आ रहे हैं ना, कि उसने ये बात कही थी, ऐसा हुआ था उस टाइम पे, तब ऐसी बात होती थी, कुछ भी अब मन में आपके थॉट्स आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से आपको बुरा लग रहा है, नेगेटिव इमोशंस मन में आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि मेरे साथ में ऐसा होता है, मेरे से कोई भी मेरे साथ में नहीं रहता, इस तरह की चीजें मन में आ रही हैं, ठीक है। तो बेटर है उस एक टाइम पर सेल्फ प्रोटेक्टिव थॉट्स लाओ कि यार ये चीज़ ना मुझे बार बार परेशान करती है, इसे मेरे को रोना भी आ जाता है ना, होती होंगी ना ये चीज़ें, देखो मैं सारी चीज़ समझती हूँ, ठीक है। अब होती होगी ये चीज़ है ना कि रोना भी आता होगा, ऐसा लगता होगा कि अरे यार हमको तो मतलब इतना मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मुझे हमेशा साथ में ही रहना चाहिए था, हम क्यों जो है एक दूसरे से डिपार्ट हो गए, हमारी बात भी नहीं होती, कोई भी चीज़, इवन आपका कोई लव्ड पर्सन है आपकी फैमिली में से है, मान लो उसकी अनसर्टेन डेथ हो जाती है, तो भी आपको बुरा तो लगेगा ही ना। तो बेटर है ना कि अब वो चीज़ बार बार सोचने से मन में क्या हो रहा है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, बहुत बुरा लग रहा है, जिसकी वजह से और किसी काम पर फोकस नहीं हो रहा, तो बेटर है कि उसको अवॉइड, उसको इग्नोर किया जाए और ऐसा सोचा जाए कि ये थॉट ना बार बार मेरे मन में आता है, अल्टीमेटली मुझे ही दुख होता है, तो बेहतर है कि मैं इसके बारे में सोचूं ही ना, फाइन, और मैं जो है अपने बारे में सोचूं, अपने फ्यूचर को लेके सोचूं, क्लियर। सो दैट इज अ काइंड ऑफ अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी, जिसे यूज करके आप स्ट्रेस के साथ में कोप अप कर सकते हो। नाउ टेल मी, इज दिस क्लियर टू यू? यहां तक देखो हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक ना 4 आंसर्स कंप्लीट कर लिए, बहुत कुछ समझ भी लिया है। अगर किसी ने चैप्टर नहीं भी पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत भी आता होगा, तो भी उसको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होंगी, क्लियर। चैप्टर मैं आपको बोल रही थी ना कि हम चैप्टर पढ़ते तो हैं, हमको पता नहीं होता ना क्वेश्चन कैसा आएगा, कैसे उसको आंसर करेंगे, तो यहाँ से वो सारी चीज़ें हमको क्लियर हो जाती हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन आंसर्स करते रहना है, ठीक है। और इसी के साथ में आप प्रैक्टिस करते रहो, आपको सारे क्वेश्चन मतलब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहो, आप सारे क्वेश्चंस को इजीली आंसर कर पाओगे। समझ में आ रहा है यहाँ तक जितना पढ़ा? किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं आ रहा है? अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। मेरा पर्पस आपके लिए सिर्फ इतना होता है कि मैं आपको बताऊं कि आपको आंसर में क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करना है, कैसे इंक्लूड करना है, कब क्या लिखना है, कहाँ पर क्या चीज़ ऐड ऑन करनी है और किस पैटर्न में लिखना है। फाइन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, कोपिंग स्ट्रैटेजीज हैं, जो लजारस एंड फोकमैन ने भी बताई थी। जैसे उन्होंने 2 तरह की बताई थी, एक उन्होंने बताई थी प्रॉब्लम फोकस्ड स्ट्रैटेजी और एक जो उन्होंने बताई थी वो थी इमोशन फोकस्ड स्ट्रैटेजी। जो प्रॉब्लम फोकस्ड स्ट्रैटेजी होती है, देखो इसमें क्या होता है, इट अटैक्स द प्रॉब्लम इटसेल्फ with behaviors designed to gain information, to alter the event and to alter belief and commitments। ये ना सीधे प्रॉब्लम को अटैक करेगा और इसमें बिहेवियर ऐसा होगा कि प्रॉब्लम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हमको लेनी है और फिर उसके बाद में अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। तो इससे क्या होगा, पर्सन अपनी प्रॉब्लम को लेके अवेयर हो जाता है और कहीं ना कहीं वो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है, ना कि उसका स्ट्रेस लेके बैठ जाता है, क्लियर। तो दैट इज प्रॉब्लम फोकस्ड। इमोशन फोकस्ड भी यही होता है कि यहाँ पर जो है सीधे हम इमोशनल डिसरप्शन जो हो रहा है, इमोशंस जो हमारे हर्ट हो रहे हैं, उस एक चीज़ को कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो दोनों आप जस्ट लिख लेना अपने वर्ड्स में, मतलब यहाँ भी लिखा है, आप यहाँ से भी देख सकते हो, बट व्हाट आई विल सजेस्ट कि अपने वर्ड्स में लिखो। फाइन, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे। तो एक हमने एंडलर एंड पार्कर की स्ट्रैटेजीज देखी, एक हमने लजारस एंड फोकमैन की देखी। यहाँ पर हमारे 4 क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट होते हैं। कोई भी डाउट कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5 को आंसर करें। समझ में आ रहा है सारा कुछ, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हो ना कि आपको आंसर्स किस तरह से लिखना है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए डराती रहती हूँ, मैं जस्ट देखो एक ही चीज़ जानती हूँ और जो मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे ना, आपके मार्क्स उतने अच्छे आने हैं। बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए आप प्रिपरेशन जरूर कर रहे हो, लेकिन ये जो प्रिपरेशन मैं आपको करवा रही हूँ ना आंसर राइटिंग को लेके या दूसरी चीज़ों को लेके, ये आपको लॉन्ग टर्म काम में आने वाली है और ये आपको आज समझ में आए ना आए, कुछ साल बाद जरूर आएगा कि हाँ वो सलोनी मैम थी, उन्होंने बताया था कि इस तरह से आंसर लिखना है। तो मेरा आपको जो सजेशन है वो क्या है कि अभी आप 12th क्लास से अगर अपने अंदर ये प्रैक्टिस वाली हैबिट डालते हो ना, तो अभी आप ग्रेजुएशन में आओगे। आप लोग मतलब आप हो या कोई भी हो ना, एक जनरल टेंडेंसी, ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम लोग ऐसा सोच के रखते हैं कि बस
अब 12th तक तो जितने एग्जाम देना था, जितनी पढ़ाई करनी थी, सब कर लिया, अब तो कॉलेज में जाऊंगा, लाइफ बहुत ईजी होगी। अरे रुको, अभी थोड़ा सब्र करो, ठीक है। अभी आप लोग देखोगे ना कॉलेज लाइफ भी, देखो कॉलेज में भी ना कुछ अब के टाइम में जिस तरह से हो गया है, एक तो जो आपके कॉलेजेस होते हैं कि हाँ आप बंक भी कर सकते हो, आप आराम से जो है वहाँ पर जा रहे हो, ठीक है, अटेंडेंस लग रही है। कुछ कुछ कॉलेजेस में ये हाल है, दैट इज़ द ट्रुथ, दैट इज़ द रियलिटी, कि कहीं कहीं पर आप जाते हो, हाँ बढ़िया क्लास लग रही है, थोड़ी देर गए, फिर घूमे फिरे, फिर उसके बाद में आगे इंजॉय कर रहे अपनी लाइफ को, ठीक है। कुछ कुछ कॉलेजेस ऐसे होता है ना, अटेंडेंस इतनी चाहिए तो चाहिए ही है, इतने टेस्ट देने हैं तो देने ही हैं। मतलब मैं जिस कॉलेज से पढ़ी हूँ वो कॉलेज नहीं था भाई, वो स्कूल था, ठीक है। इतना मैंने स्कूल में नहीं पढ़ा होगा जितना मैं कॉलेज में पढ़ा था, ठीक है। मतलब मेरा ही था वो कि मुझे उसी कॉलेज में जाना है और मुझे वहीं से ही पढ़ना है। दैट वाज दी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन आवर सिटी, इवन इन आर स्टेट, ठीक है। तो मैं उसी कॉलेज में जाना था, मुझे वहीं से ही पढ़ना था। वहाँ इतनी अटेंडेंस होती थी ना, इतने टेस्ट, मतलब एक टेस्ट दिया, फिर दूसरा टेस्ट, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा टेस्ट, फिर असाइनमेंट दे रहे हो, फिर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, फिर आप किसी दूसरी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। इवन जो सेमेस्टर ब्रेक होता था ना, वो भी ऐसे निकल जाता था चुटकियों में, ठीक है। तो इंजॉय हमने भी किया अपने कॉलेज में, बट हाँ हमने वहाँ पे उस कॉलेज से इतनी चीज़ें सीखी है ना, इतना कुछ सीखा है कि टुडे आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, दैट इज बिकॉज ऑफ द थिंग दैट आई हैव डन देयर, है ना। कि वहाँ से मैंने बहुत कुछ लर्न किया, बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत कुछ सीखने को मिलता है वहाँ से, ठीक है। तो अभी आप लोग जब 12th के बाद में जाओगे ना, ग्रेजुएशन वगैरह करोगे, आपको अगर ऐसी वाली लाइफ चाहिए कि हाँ बढ़िया चिल कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं और फिर उसके बाद में बढ़िया फ्रेंड्स के साथ में पार्टी करें, करो, वो सब लाइफ का पार्ट है, करना भी चाहिए। हम भी कहते थे, कभी कभी जाते थे अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है, आज लंच पर जा रहे हैं, कभी यहाँ घूमने जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, लेकिन उतना नहीं, हाँ एक लिमिटेड वे में। तो क्या होता था, अब जा रहे हैं, बढ़िया से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और फिर उसके बाद में जो है हाँ एग्जाम दिया तो दिया, जितने में पास हो गया तो ठीक है, ठीक है। आपके कॉलेज के मार्क्स कहीं पर उतना ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे, हाँ फर्स्ट डिवीजन लाना दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहीं कहीं पर क्राइटेरिया होता है, जब आप जॉब्स वगैरह में अप्लाई करते हो ना, तो वहाँ क्राइटेरिया होता है कि आपके ग्रेजुएशन में इतने परसेंटेज ही होने चाहिए, आपके मास्टर्स में इतने परसेंटेज ही होने चाहिए। तो जब आप लोग मतलब अच्छे से अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपको अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सीरियस होकर अगर अपने कॉलेज लाइफ को भी देखोगे ना, एंजॉय करो, एंजॉय करने को मैं कभी मना नहीं करती, क्योंकि यही एज होती है जो आप एंजॉय वगैरह कर लोगे। इसके बाद में ना मशीन बन जाओगे, काम 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 काम, ठीक है। तो क्या होता है कि उस एक टाइम पर अच्छे से अपनी पढ़ाई वढ़ाई कर लो। एक और चीज़ जो मैं आप लोग को बताऊंगी, जो मुझे भी बहुत लोग कहते हैं कि जैसे कुछ लोग का कहना ऐसा होता है ना कि अभी लाइफ एंजॉय करने वाली है, अभी लाइफ को एंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे। लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, बट अगर अभी आप अपनी लाइफ में बिल्कुल फ्रीडम और बिल्कुल जो है मस्त घूम रहे हो, फिर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो ना, आपको अपने 25-30s में आके इतनी मेहनत करनी पड़ेगी अपने करियर को लेके। जॉब जब हाथ में नहीं रहेगी, आपके फ्रेंड्स की जॉब लगती हुई चली जाएगी, बहुत सारी चीज़ जो आगे होती हैं, जो इन रियलिटी होता है, आपको अभी नहीं समझ में आएगा, आगे आएगा, मैं वापस बोल रही हूँ। तो उस एक टाइम पर ना हमको ऐसा लगता है कि काश यार हमने तब उतनी मेहनत कर ली होती, तो आज हमारे हाथ में जॉब होती, और जॉब के साथ में हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते, जो भी आप अपनी लाइफ में बनना चाहते हो, ठीक है, आप वो बन जाते। तो मेरा मानना ऐसा है कि पहले ना अच्छे से मेहनत कर लो, आज इतनी मेहनत कर लो कि कल आप आराम से बैठ के सुकून में जो है अपनी लाइफ को एंजॉय करो, या फिर आज आप इतनी मस्ती कर लो कि कल आप वहां जाके बहुत सारी मेहनत करो। तो दैट इज योर चॉइस। बट अगर आप अभी से एक वो उसमें रहते हो ना, एक बोलते हैं ना, एक क्या बोलते हैं उसको, सांचे में डल जाते हो जिस तरह से, तो वैसी ही आपकी लाइफ होती है। एंजॉय करो, एंजॉय हमेशा करना चाहिए, बट हमेशा अपनी लाइफ में सीरियस भी रहना चाहिए कि मेरे ये गोल्स एस्पिरेशंस है, मुझे इस एक चीज़ को फुलफिल करना है तो करना है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका अपना अलग हो सकता है। आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं लाइफ को अभी इंजॉय करना चाहिए, वो आप भी सही हो, आप गलत नहीं हो कहीं भी, लेकिन मेरा जो सजेशन जो मुझे आपको बताना था वो यही है ना, कि अभी से अपने आप को प्रैक्टिस वाली हैबिट में लाओ और वो प्रैक्टिस करते रहो। ग्रेजुएशन में करो, उसके बाद में आपको जो डिग्री लेनी, जो आपको करना है वो चीज़ करो, अपने करियर में सेटल हो जाओ। लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल आफ्टर दैट, ओके। सो मेरा सजेशन आपको यही है, ठीक है। तो इसलिए मैं जो बार बार बोलती हूँ ना, प्रैक्टिस करो, ये करो, वो करो, ऐसे आंसर लिखो, ऐसे लिखो। सिर्फ आंसर राइटिंग से नहीं होगा, मुझे भी पता है, आंसर राइटिंग करने से आपको करियर में कुछ अच्छा नहीं हो जाएगा, लेकिन ये एक हैबिट है, और हैबिट ऐसी होती है ना कि एक चीज़ आप कर लोगे, फिर आप दूसरी चीज़ करोगे, फिर आप तीसरी चीज़ करोगे, तो धीरे धीरे करके हम उस हैबिट में आ जाते हैं। अदरवाइज वी आर जस्ट लाइक कि हाँ ठीक है अभी इंजॉयमेंट चल रहा है, एग्जाम में अच्छे से लिख लेंगे और फिर उसके बाद में देखेंगे जो होना होगा लाइफ में।
ठीक है, तो वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमेशा अपना जो है काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत आपको ज्ञान की बातें मैंने बतानी थी वो बता दी हैं, एंड आई होप सो आप लोग इस पर वर्क करोगे, सोचोगे। आप इतने सारों में से 2-3 के भी समझ में आया तो दैट इज ऑल्सो इनफ फॉर मी। ठीक है, चलो अब वापस से आते हैं चैप्टर नंबर 3 पर, आते हैं, स्ट्रेस की बातें करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को आंसर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग। स्ट्रेस का इफेक्ट हमारे साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग पर क्या होता है, मतलब हमारा माइंड जब वर्क करता है और अगर हमको स्ट्रेस हो गया है तो उससे हमारे उस एक वर्क पर, उस एक फंक्शनिंग पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है वो हमको यहाँ पर बताना है। क्लियर? सो देखो, यूस्ट्रेस इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द लेवल ऑफ स्ट्रेस दैट इज गुड फॉर अस। तो स्टार्ट थोड़ा सा स्ट्रेस के साथ में करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा स्ट्रेस को डिफाइन करेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है, हमारा रिएक्शन, हमारा रिस्पॉन्स किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को लेके, कोई ऐसी सिचुएशन दैट इज नॉट प्लीजेंट फॉर अस, दैट इज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारा कुछ स्ट्रेस के बारे में आपने लिख दिया। फिर आपने बताया कि स्ट्रेस के कुछ टाइप्स होते हैं, 2 मेजर टाइप्स की अगर हम बात करें तो एक स्ट्रेस वो होता है दैट इज गुड फॉर अस एंड एक स्ट्रेस वो होता है दैट इज बैड फॉर अस। एग्जाम्पल, यूस्ट्रेस, एग्जाम्पल डिस्ट्रेस। तो एक यूस्ट्रेस है, एक डिस्ट्रेस है। यूस्ट्रेस वो स्ट्रेस जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमें काम करने के लिए मोटिवेट करता है। ठीक है, सो दैट डिस्क्राइब्स द स्ट्रेस दैट इज गुड फॉर अस। इट इज वन ऑफ द पर्सन्स बेस्ट एसेट फॉर अचीविंग पीक परफॉर्मेंस एंड मैनेजिंग माइनर क्राइसिस इन डेली लाइफ। इट हैज पॉजिटिव कॉनोटेशंस। तो हमारे लाइफ में एक चीज जो बहुत अच्छी है वो है यूस्ट्रेस, क्योंकि जब तक यूस्ट्रेस नहीं होगा, जब तक एक गुड लेवल ऑफ स्ट्रेस हमारे अंदर नहीं होगा, हम कैसे वर्क करेंगे। जैसे अभी जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी कि अगर आप लोग ऐसे सोचोगे कि लाइफ तो अभी बहुत ब्यूटीफुल है, एंजॉय करो, ये सारा कुछ करो, तो आपकी लाइफ में मोटिवेशन बहुत लो है। आप कैसे अपनी लाइफ में अपने गोल्स एस्पिरेशंस को अचीव करोगे। और अगर आपको अभी से स्ट्रेस है ना अपनी सारी चीज़ों को लेके, थोड़ा बहुत भी कि यार मुझे अपने गोल्स, अपने एस्पिरेशंस हैं, मेरे उनको फुलफिल करना है, मैंने ये चीज़ सोची अपनी लाइफ में, मुझे वो बनना ही बनना है, तो आप उसके लिए वर्क करते रहोगे। तो यूस्ट्रेस इज समथिंग जो हमारी लाइफ में हमको पीक परफॉर्मेंस और छोटे मोटे क्राइसिस मतलब रिजॉल्व करने में हेल्प करता है। डेली लाइफ में इसके पॉजिटिव कॉनोटेशंस होते हैं, मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेस दैट इज पॉजिटिव फॉर आवर लाइफ। क्लियर? बट दिस इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेस दैट इज हैज नेगेटिव कॉनोटेशन। सो डिस्ट्रेस इन डेली लाइफ हैज नेगेटिव कॉनोटेशन। ये स्ट्रेस है पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज जो कहीं ना कहीं हमारे इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देता है, हमारी एबिलिटी टू कोप एक्सीड कर देता है। मतलब हमारी एक एबिलिटी होती है ना, एक क्षमता होती है कि हम इतनी ही प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो उसकी वजह से हमको स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, फिर हम किसी चीज़ में अपना मन नहीं लगा पाते हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स का लेवल बढ़ जाता है, पॉजिटिव थॉट्स कम हो जाते हैं। तो ये जो एक इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्वल, इतने पॉजिटिव थॉट्स तो इतने नेगेटिव थॉट्स, तो वो इक्विलिब्रियम बना रहेगा। ठीक है, लेकिन इसका लेवल बढ़ जाए, इसका लेवल कम हो जाए तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, तो ऐसे में लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो दैट इज नोन एज डिस्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस इज समथिंग दैट इज नॉट गुड फॉर अस। क्लियर? सो दैट इज यूस्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस। अब अगर हम बोलें कि इसका इफेक्ट हमारे साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग पर क्या होता है, तो मेजर अगर हम बात करें तो 4 तरह के इफेक्ट होते हैं। सो देयर आर 4 major effects of stress associated with the stressed state and that are as follows। तो 4 तरह के मेजर इफेक्ट्स होते हैं स्ट्रेस के हमारी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग पर, जिसे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है इमोशनल इफेक्ट। Now those who suffer from stress are likely to experience mood swings, erratic behavior that may alienate them from family and friends। जिन लोगों के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अगर उनको है तो उनके मूड बहुत स्विंग करते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, अग्रेशन शो करने लगेंगे। इसकी वजह से क्या होता है, उनके जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना, उनके फ्रेंड्स के साथ में, उनकी फैमिली के साथ में, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनका बिहेवियर में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। इससे साइकोलॉजिकल टेंशन भी बढ़ जाता है। अब एक तरफ आपकी प्रॉब्लम का भी स्ट्रेस है, दूसरी तरफ आपको ऐसा भी लग रहा है कि आप अपनी फैमिली के साथ में अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हो, तो उसका भी स्ट्रेस आपको हो रहा है।
है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेस का लेवल बढ़ता चला जाता है और इससे हम अपने इमोशंस को मॉनिटर नहीं कर पाते हैं, उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए और ज़्यादा टेंस्ड सिचुएशन क्रिएट कर देता है। तो पहला क्या है, इमोशनल इफेक्ट। दूसरा है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, वो इफेक्ट जो हमारी बॉडी के ऊपर होने वाला है। तो जब भी हमारी बॉडी किसी स्ट्रेस के अंदर होती है तो इससे ना कुछ हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं जिन्हें कहा जाता है एड्रेनालाइन एंड कॉर्टिसोल। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये हमारे हार्ट रेट में चेंजेस लाते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर लेवल में, मेटाबॉलिज्म में, फिजिकल एक्टिविटीज़ में सब चेंजेस आने लग जाते हैं। तो इसकी वजह से हमारी बॉडी पर इफेक्ट्स पड़ते हैं। क्लियर। तो इसमें आप क्या बताओगे कि जब स्ट्रेस होता है तो उसकी वजह से ह्यूमन बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जैसे एड्रीनालाइन एंड कॉर्टिसोल। तो ये जो दोनों होते हैं ये क्या करते हैं, बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस लेके आते हैं, जैसे हार्ट रेट बढ़ गया, बीपी लो या हाई हो गया, मेटाबॉलिज्म में दिक्कत आ रही है, अच्छे से खा पी नहीं रहे हो आप, है ना, फिजिकल एक्टिविटी आपकी नहीं हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या क्या मतलब रिलीज होते हैं, क्या इसके इफेक्ट्स होते हैं, तो एपिनेफ्राइन, नॉन एपिनेफ्राइन, ठीक है, ये नॉन एपिनेफ्राइन है, स्लोइंग डाउन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सेट्रा, ठीक है। तो आप जो भी खाते हो आप अच्छे से उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपका मतलब जो है डाइजेशन सिस्टम सही नहीं रहेगा, तो आपको ऑलरेडी और भूख नहीं लगेगी, ठीक है। कॉग्निटिव इफेक्ट्स इसके क्या क्या होंगे, मेंटल ओवरलोड। इसका एक जो सबसे मेजर इफेक्ट है वो है मेंटल ओवरलोड। मेंटल ओवरलोड का मतलब क्या है कि आपके दिमाग पे ना बड़ा प्रेशर रहेगा, आप बहुत ज़्यादा लोडेड फील करोगे, लोडेड इन द सेंस कि बहुत प्रेशर है, बहुत हैवी फील कर रहा हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करूँ क्या करूँ, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं हम अपने लाइफ में अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी है ना वो रिड्यूस होती चली जाती है, कुछ कुछ चीज़ों को हम भूलते चले जाते हैं, ठीक है, और चीज़ों में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, कहीं पर फोकस नहीं कर पाते, अटेंशन पे नहीं कर पाते हैं, डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी तो और ज़्यादा जो है उसके बारे में सोचने लग जाएंगे, उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। तो ये सारे कॉग्निटिव इफेक्ट्स होते हैं। तो दैट इज बिकॉज ऑफ द मेंटल ओवरलोड, क्योंकि क्या होता है ना, हम प्रेशर कंटिन्यू होता चला जाता है हमारे ऊपर, बहुत सोचते जाते हैं, बहुत सोचते जाते हैं, जिसकी वजह से ये चीजें होती हैं। देन बिहेवियरल इफेक्ट्स। अब इसके बिहेवियर पर क्या इफेक्ट होंगे, तो जैसे आप लेस न्यूट्रिशनल फूड खाते हो, आप बहुत ज़्यादा स्टिमुलेंट्स लेने लग जाते हो, आप कैफीन लेने लग जाते हो, कुछ लोग सिगरेट कंजम्पशन करने लग जाते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन करने लग जाते हैं, और भी ड्रग्स जैसे ट्रांसक्यूलर्स ये सब लेने लग जाते हैं। इसका इफेक्ट जो है वो हमारे बिहेवियर पर ऐसे होगा कि डिसरप्टेड स्लीप पैटर्न्स इंक्लूडेड इंक्रीज्ड एब्सेंटिज्म, रिड्यूस्ड वर्क परफॉर्मेंस, आप काम अच्छे से नहीं कर पाओगे, आप जो है ज़्यादातर चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होगे, तो आप का जो प्रेजेंस है वो नहीं रहेगा, दैट इज द इंक्रीज्ड एब्सेंटिज्म, आपको नींद नहीं आया करेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, किसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से। क्लियर। तो क्वेश्चन क्या था, स्ट्रेस कैसे हमारे साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है। तो हमने क्या क्या बताया, हमने बताया कि सबसे पहली चीज़ तो स्ट्रेस के कारण हमारे बिहेवियर में, हमारे इमोशंस में, हमारे फिजियोलॉजिकल, हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस अफेक्ट होते हैं। और स्टार्टिंग में हमने थोड़ा सा स्ट्रेस के बारे में बताया, कौन सा स्ट्रेस गुड है, कौन सा स्ट्रेस बैड है। तो डिस्ट्रेस से ही फिर आपको ये सारे मेजर 4 इफेक्ट्स को एक्सप्लेन करना है। इज दैट क्लियर? ये भी आया समझ में, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, आपको लगता है कि मुझे और भी एड ऑन करने हैं तो आप वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। Fine. Now comes next question, that is question number 6. Describe how life skills can help meet life challenges. लाइफ स्किल्स कैसे लाइफ चैलेंजेस को मीट आउट करने में हेल्प करती हैं। तो लाइफ स्किल्स का मतलब ये कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अपनी लाइफ में आती हैं, जो आपने सीखी हैं अपनी लाइफ में, चाहे अपने एक्सपीरियंस के थ्रू या अपने इंटेलिजेंस के थ्रू, आप उसके थ्रू स्ट्रेस वगैरह को कैसे मैनेज कर पाते हो। आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है तो आप उसको कैसे मीट आउट कर पाते हो, वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसके बारे में हमको बताना। मतलब हमको यहाँ पर लाइफ स्किल्स को एक्सप्लेन करना है और बीच बीच में बताते रहना है कि ये लाइफ स्किल्स लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं उसको मीट आउट करने में कैसे हेल्प करते हैं। सो वी विल स्टार्ट विथ एन इंट्रोडक्शन, दैट इज लाइफ स्किल्स आर एबिलिटीज for adaptive and positive behavior that enable individuals to deal effectively with the demands and challenges of everyday life. Life skills
वो एबिलिटीज़ होती हैं जो हमारे अंदर एक एडेप्टिव और पॉजिटिव बिहेवियर लेके आती हैं, जिसके थ्रू हमारी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, हमारी लाइफ की जो भी नई नई डिमांड्स होती हैं, जो भी हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, हम उन सारी चीज़ों को फुलफिल कर पाते हैं एक पॉजिटिव बिहेवियर के साथ में और एडेप्ट करके, चीज़ों के साथ में एडजस्ट करना, उनको अच्छे से जानना समझना। तो ये सब लाइफ स्किल्स होती हैं, है ना, कि लाइफ में कोई भी चीज़ हो रही है तो उसके पीछे के रीज़न को समझना, अच्छे से उसके बारे में थिंकिंग करना, अपनी लाइफ के डिसीजंस को ले पाना। तो ये सारी एबिलिटीज़ हमारे अंदर कहाँ से आती हैं? लाइफ स्किल्स से। अब कुछ लाइफ स्किल्स जो हमको चैलेंजेस लाइफ के मीट आउट करने में हेल्प करते हैं, उन्हें हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। जैसे सबसे पहला है असर्टिवनेस। नाउ व्हाट इज असर्टिवनेस? Assertiveness is a kind of behavior or a skill that helps to communicate clearly and confidently our feelings, needs, wants and thoughts. एक ऐसा बिहेवियर, एक ऐसी स्किल जो हमको अपनी फीलिंग्स, हमारे थॉट्स, हम जो भी चाहते हैं लाइफ में, हमारे वांट्स, इन सब को कम्युनिकेट करने में हमारी हेल्प करता है। Whatever you believe, you just admit that कि हाँ मुझे ये चीज़ लगती है, या this is what I think or I believe etc. That is what assertiveness. The second is time management. So देखो, the central principle of time management is to spend one's time through doing the things that one value or that help one to achieve one's goals. So it depends on being realistic and do particular work within a certain time period. तो देखो, टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को अपने टाइम रहते हुए उसको करो, है ना, और साथ ही साथ में आप अपने टाइम पर अपने गोल्स वगैरह सारी चीज़ों को अचीव कर लो। तो इससे क्या होगा कि आपके अपने मतलब आप एक रियलिस्टिक चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो, आप पर्टिकुलर वर्क को किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कर रहे हो। तो इससे क्या होता है कि लाइफ में किसी भी तरह की कोई चीज़ हो रही है तो ऐसा लग रहा है कि यार ये चीज़ मुझे दिक्कत देगी, ये चीज़ मुझे प्रॉब्लम देगी, तो मुझे इसको इतने टाइम में कंप्लीट करना है एंड दैट इज़ वर्थवाइल फॉर मी। तो टाइम मैनेज करके भी जो है हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को रिलीव कर सकते हैं। जैसे आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, अब आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, आपको टेंशन है कितना सारा पढ़ना है, कैसे पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, इसका स्ट्रेस हो रहा है, तो बेटर है ना एक टाइम मैनेजमेंट, एक शेड्यूल बनाओ, उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करने स्टार्ट करो, जल्दी सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द लाइफ स्किल। देन रेशनल थिंकिंग। बहुत बार स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम जो होती है ना, वो डिस्टॉर्टेड थिंकिंग की वजह से होती है। हम कुछ नेगेटिव चीज़ें सोच रहे होते हैं, पॉजिटिव वे में नहीं सोचते, जिसकी वजह से भी बहुत बार जो है हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। और ये जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस का कारण होते हैं। तो इसलिए हमको रेशनल थिंकिंग करनी है, जैसे कि इरेशनल बिलीव्स को दूर करना है, नेगेटिव एंग्जाइटी या प्रोवोकिंग थॉट्स जो हैं, जो चीज़ हमारे अंदर नेगेटिव चीज़ें लाते हैं, उनको अपने आप से बाहर निकालना है, चीज़ों में पॉजिटिव रहने की कोशिश करना है। इम्प्रूविंग रिलेशनशिप्स। एक सबसे इफेक्टिव जो चीज़ होती है ना रिलेशनशिप में, वो होती है कम्युनिकेशन। अगर हमेशा आप सबसे पहले तो दूसरे की बात को सुनोगे, इसके बाद में आप जो भी फील करते हो उसको आप एक्सप्रेस करोगे, और दूसरों के थॉट्स ओपिनियंस की भी रिस्पेक्ट करोगे, उनको भी एक्सेप्ट करोगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर सकते हो। और इस तरह से आप अपनी लाइफ में बहुत बार ऐसी चैलेंजेस आती हैं रिलेशनशिप्स में, आप जिन्हें टैकल कर सकते हो। देन कम सेल्फ केयर। हमेशा अपने आप को कभी नहीं भूलना चाहिए, है ना, अपने आप को हमेशा प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। कोई भी हमारे लिए हमसे ऊपर कभी नहीं हो सकता। तो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में, हम बोलते हैं ना कि तुम मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में तो सबसे 1 पर हो, नो, यू शुड बी ऑन योर प्रायोरिटी लिस्ट नंबर 1। हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी पर रखो, हर एक चीज़ को अपने हिसाब से, अपने आप को ध्यान में रखते हुए सोचो, ये चीज़ मेरे लिए अच्छी होगी, ये चीज़ मेरे लिए बुरी होगी, ये चीज़ मुझे हार्म कर सकती है क्या, ये चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद हो सकती है क्या। तो जो अच्छा है हमेशा वही करो। अपने बारे में, अपने आप को लेके फिजिकली इमोशनली केयर करना सीखो। अपने ब्रीथिंग पैटर्न जो होते हैं ना, वो रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे माइंड और हमारे इमोशंस को। आप देखोगे कोई पर्सन बहुत काम ब्रीथ करता है, वो कहीं ना कहीं बहुत काम रहता है। कोई बहुत जल्दी जल्दी ब्रीथ करता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी चीज़ें होती हैं। तो हमारे उस चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, है ना। सो वी नीड टू बी हेल्दी, फिट एंड रिलैक्स्ड। ओवरकमिंग अनहेल्पफुल हैबिट्स। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे लिए अनहेल्पफुल होती है ना, जैसे प्रोकास्टिनेशन है, परफेक्शनिज्म है, अवॉइडेंस है। हम हमेशा अगर लाइफ में चाहें परफेक्ट बनना, हर चीज़ में हमको परफेक्ट होना चाहिए, कभी भी हम इम्परफेक्ट तो हो ही नहीं सकते। ये चीज़ तो सबसे बड़ा कारण है जो हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस लाता है। जैसे हम बोलते हैं हमको हमेशा परफेक्ट होना चाहिए, हम हर एक चीज़ में हमेशा परफेक्ट होते हैं, हर एक काम को बिल्कुल परफेक्टली करते हैं। एग्जाम होगा तो हम टॉप करके ही दिखाएंगे। मान लो किसी दिन क्वेश्चन पेपर आपके मतलब आपका साथ उसने नहीं दिया, आपके अकॉर्डिंग नहीं आया, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, दैट विल टेक यू इनटू डिप्रेशन।
तो बेटर है कि हमेशा ऐसी हैबिट्स जो आपके लिए सही नहीं है उन्हें अपने आप से दूर रखो। और इसी के साथ साथ में हमेशा वी ऑफन से आई विल डू इट लेटर, है ना। जैसे बहुत बार ऐसी कुछ चीज़ें होती है ना जो हमको करना ही है, तो उसमें थोड़ा सा अपने आप को ये एक हैबिट डालो कि हाँ ठीक है, वी विल डू इट नाउ काइंड ऑफ। तो ये कुछ लाइफ स्किल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं किसी चीज़ के लिए हमारी लाइफ में, जो है चैलेंजेस को, स्ट्रेस जैसी चीज़ों को मीट आउट करने के लिए और इन्हें हटाने के लिए। इज दैट क्लियर? किसी तरह का कोई डाउट, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, लिख पाओगे नहीं ये सारे पॉइंट्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द फैक्टर्स दैट लीड टू पॉजिटिव हेल्थ एंड वेल बीइंग। वो कौन कौन से सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप पॉजिटिव हेल्थ और वेल बीइंग जो है आपकी लाइफ में आता है, पॉजिटिव सोचते हो, हेल्दी रहते हो, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? डाइट हो गया, एक्सरसाइज हो गया, मेडिटेशन हो गया। आप प्रॉपर डाइट लो, है ना, वो चीज़ आपके मूड को बहुत अच्छा करती है। कभी कभी आप देखते हो ना, आप अच्छा फूड खाते हो जो आपके मन को भाता है, तो कहीं ना कहीं आप भी खुश रहते हो। कभी कुछ ऐसा खा लिया, अभी लास्ट टाइम की बात बताती हूँ, मैं हमेशा आप लोग के साथ अपने एक्सपीरियंस ही शेयर करती हूँ ना। एक दिन मेरा घर से लंच नहीं आ पाया, तो मैं क्या, भूख लग रही थी मुझे, मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँ, क्या खाऊं, और मेरी आदत है मैं अकेले नहीं खा पाती हूँ, बट स्टिल मुझे भूख लग रही थी। अगर मैं नहीं खाती तो भी मुझे दिक्कत होती, तो मैंने कहा चलो खा लेते हैं। तो मैं अकेले एक जगह पर गई, मैंने वहाँ पे छोले भटूरे खाए और बिल्कुल टेस्टी नहीं थे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। मुझे ना मतलब ओके भी नहीं थे, टेस्ट अच्छा नहीं था। अब मुझे वो उसको फेंकना भी अच्छा नहीं लग रहा था, बिकॉज वी रिस्पेक्ट फूड, है ना। तो अब वो मैंने खा लिया, मेरा ना दिन भर मूड खराब रहा, मेरे को ऐसा लग रहा था मैंने पता नहीं क्या खा लिया है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो भी खा रहे होते हैं ना, उसका अफेक्ट हमारे जो है डाइट और इन सारी चीज, मतलब हमारे मूड पर पड़ रहा होता है। तो हेल्दी खाओ, अच्छा खाओ। आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाओगे, बहुत तीखा हमेशा खाते रहोगे, तो दैट विल अफेक्ट योर माइंड स्टेट ऑल्सो। तो हमेशा जो जैसे बोलते हैं ना, सात्विक भोजन सुना होगा आप लोगों ने, दैट कीप्स योर सेल्फ काम ऑल्सो। तो अपने डाइट को इम्प्रूव करो, है ना, इम्प्रूव सर्कुलेशन, प्रिवेंट इलनेस, स्ट्रेंथन इम्यून सिस्टम, फील बेटर, कोप विथ स्ट्रेस। तो आपको अच्छा फूड अच्छी एनर्जी देता है। एक्सरसाइज हमें हमेशा करनी चाहिए, ये हमारे वेट, स्ट्रेस, इन सारी चीज़ों को मैनेज करने में एक बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले करता है। इससे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, ये सारी चीज़ें दूर होती हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए आपको हमेशा जो है रियलिटी आपको जाननी चाहिए। ऐसा ना हो आप ख्वाबों की दुनिया में जी रहे हो और जिस दिन रियलिटी सामने आई तो उस दिन स्ट्रेस में आ गए। रियलिटी हमेशा हमको समझनी चाहिए। साथ ही साथ में हमारी लाइफ का एक पर्पस होना चाहिए जिसके लिए हम वर्क कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं हो कि लाइफ का कोई गोल एस्पिरेशन ही नहीं है, दैट ऑल्सो टेक्स यू दैट ऑल्सो मेक्स यू डीमोटिवेटेड। हमेशा एक्सेप्ट करो चीज़ों को, जो जैसा है, टॉलरेट आपको करना चाहिए। कोई आपके बारे में बुरा भी बोल रहा है तो थोड़ा सा आपके अंदर ना एक टॉलरेट करने की शक्ति होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत बार हम कुछ लोगों को पसंद करते हैं, उनके बारे में कोई गलत बोलता है ना, तो हम बोलते हैं अरे तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, वो तो बहुत ही अच्छे इंसान है, तुम क्यों बोलोगे उनके बारे में, है ना। सो थोड़ा बहुत टॉलरेशन भी कुछ चीज़ों में हमारे अंदर होना चाहिए, है ना, कि ठीक है वो बोल रहा है, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसके बोलने से थोड़ी ना सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड दैट वी मस्ट कैरी। आप लाइफ में कुछ अच्छा करते हो, सक्सेसफुल होते हो, तो उसके लिए हमेशा अपने आप को अप्रिशिएट करो। कुछ गलत करते हो तो फेलियर्स को भी हमें एक्सेप्ट करना आना चाहिए। जो फेलियर को एक्सेप्ट कर सकता है ना, वही सक्सेस को भी एक्सेप्ट कर सकता है। जो फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, वो सक्सेस को भी फिर अच्छे से ना डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो इसीलिए फेलियर्स की आदत हमें होनी चाहिए। और अगर आपकी लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स आते हैं, मतलब आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, ठीक है। बाकी नई नई चीज़ों को जानते जाओ, नए आइडियाज़ को अपने साथ में कैरी ऑन करो। हमेशा जो है हमारे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि हम अपने ऊपर भी लाफ कर सकें, है ना, हम अपनी चीज़ों पर भी हंस सकें। ऐसा नहीं हो कि अपने आप को लेके एक अलग ही एटीट्यूड में हम जी रहे हों। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। पॉजिटिव थिंकिंग में हमें हमेशा जो है स्ट्रेस के साथ में कोप अप करने के लिए पॉजिटिव रहना चाहिए। जितना ज़्यादा आप ऑप्टिमिस्टिक रहोगे ना, आप उतना ज़्यादा साइकोलॉजिकली वेल बीइंग रहोगे। सोशल सपोर्ट, अगर आपकी फैमिली का, आपके फ्रेंड्स का, सबका सपोर्ट आपको रहता है, जो लोग आपको केयर करते हैं, वैल्यू करते हैं, तो इससे और ज़्यादा जो है आपको स्ट्रेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलता है। अगर आप अकेले हो तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस आपके ऊपर और ज़्यादा हावी होने लग जाता है। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू नोट डाउन इन योर आंसर। पॉइंट्स बता रही हूँ मैं, लिखना आपको है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज स्ट्रेस अफेक्ट द इम्यून सिस्टम। स्ट्रेस की वजह से इम्यून सिस्टम कैसे अफेक्ट होता है? तो देखो, स्ट्रेस जो है उससे इम्यून सिस्टम के वर्किंग पर अफेक्ट पड़ सकता है। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को गार्ड करता है अटैकर्स के अगेंस्ट में।
मतलब हमारी बॉडी में कोई भी वायरस या कोई भी चीज़ अगर एंटर कर गई है तो इम्यून सिस्टम उससे फाइट कर लेता है, ठीक है। तो हमारे अगर बॉडी में स्ट्रेस हो जाएगा तो अल्टीमेटली ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, इसकी वर्किंग पर अफेक्ट पड़ने लग जाएगा। तो इसीलिए साइकोन्यूरो इम्यूनोलॉजी एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें माइंड, ब्रेन और इम्यून सिस्टम, इन तीनों के बीच का लिंक जो है उसको स्टडी किया जाता है ना। तो ये स्टडी करता है कि स्ट्रेस का अफेक्ट इम्यून सिस्टम पे कैसे होगा। तो ये बताता है कि जैसे WBC हैं, जिन्हें ल्यूकोलाइट्स भी बोला जाता है, WBC हमारे इम्यून सिस्टम में होते हैं। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में कोई वायरस आया है ना, तो उसको फाइंड आउट करेंगे और उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, उसको खत्म करेंगे। ये काम होता है वाइट ब्लड सेल्स का। लेकिन अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपका इम्यून सिस्टम काम नहीं कर पाएगा, वो वायरस को नहीं ढूंढ पाएगा, उसको नहीं मार पाएगा। तो स्ट्रेस का इफेक्ट जो है हमारे इम्यून सिस्टम को ऐसे अफेक्ट करता है। इसी के साथ साथ में कुछ वाइट सेल्स, मतलब वाइट ब्लड सेल्स, WBC के टाइप्स भी होते हैं, जैसे T सेल्स, B सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स एक्सेट्रा। तो जो T सेल होता है वो इन्वेडर्स को डिस्ट्रॉय करता है जो हमारी बॉडी में आते हैं। T हेल्पर सेल्स होते हैं, कुछ इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी करते हैं और वायरसेस को अटैक करते हैं। जैसे HIV वायरस है जिसकी वजह से एड्स होता है, तो उसको ये मारने का काम करते हैं, ठीक है। B सेल्स हमारी बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, वायरस को मारा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करी, ठीक है। और जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं वो वायरस और आपके ट्यूमर्स, इन दोनों के अगेंस्ट में फाइट करते हैं। स्ट्रेस हमारे नेचुरल किलर साइटोसिटी को भी अफेक्ट कर सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्फेक्शंस, कैंसर, इन सारी चीज़ों को किल करने के लिए। अगर नेचुरल किलर सेल हमारी बॉडी में कम हो जाएंगे तो हम जो है वायरसेस से और बीमारियों से नहीं बच पाएंगे। इम्यून सिस्टम वीक होने से आप जानते हो ना कि बहुत सारी बीमारियां आपको हो सकती हैं। तो इम्यून सिस्टम को अगर आपको स्ट्रॉन्ग रखना है तो आपको स्ट्रेस को अपने आप से दूर रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर इम्यून सिस्टम वीक हुआ तो आप जो है इन चीज़ों से फाइट नहीं कर पाओगे। तो ये सारा कुछ आपको अपने आंसर में इंक्लूड करना है। क्वेश्चन नंबर 9, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ लाइफ इवेंट विच इज लाइकली टू बी स्ट्रेसफुल, suggest reason why it is likely to cause different degrees of stress to the person experiencing it। एक एग्जाम्पल दो, कोई एक ऐसा लाइफ इवेंट जो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होगा, जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देगा, और साथ ही साथ में क्यों ये चीज़ जो है माइट इज़ लाइकली टू कॉज डिफरेंट डिग्रीज ऑफ स्ट्रेस। क्यों हमें अलग अलग डिग्री ऑफ स्ट्रेस होते हैं, जो भी मतलब एक पर्सन है उसको कोई भी ऐसी चीज़ है वो स्ट्रेस क्यों देता है, कैसे देता है, वो पूरा आपको एक्सप्लेन करना है ना। कोई एक एग्जाम्पल लेके पूरा स्ट्रेस को आपको एक्सप्लेन करना है। हमने इसमें एग्जाम्पल लिया डेथ ऑफ अ क्लोज फैमिली मेम्बर, दैट इज़ अ लाइफ इवेंट जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होगा। फैमिली में से किसी मेंबर की अगर डेथ हो जाती है तो वो चीज़ हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर काइंड ऑफ होता है ना। और फिर ये चीज़ हमको बहुत स्ट्रेस भी देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में कुछ ऐसे अनप्रिडिक्टेड लाइफ इवेंट्स हो जाते हैं और उनके साथ में कोप अप करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके लिए आप रेडी होते हो, जिसके लिए आप लाइफ में रेडी हो कि हाँ ये चीज़ अगर होगी मेरी लाइफ में हो सकती है तो मुझे इसके साथ में ऐसे टैकल करना है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हमने कभी सोची नहीं होती हैं और वो चीज़ हमारी लाइफ में हो जाती है ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों के साथ में आपको कोप अप करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है ना। एंड द इम्पैक्ट ऑफ मोस्ट लाइफ इवेंट्स वरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब पर्सन टू पर्सन ये सारी चीज़ें वरी करती हैं। जैसे किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई तो उससे डिफरेंट डिग्री ऑफ स्ट्रेस हमको होगा, और उसके पीछे कारण ये है कि द एज एट विच द इवेंट इज एक्सपीरियंस बाय द फैमिली मेम्बर। जैसे मान लो कोई एडल्ट पर्सन है जिसने अपने फादर को लॉस, मतलब जो अपने फादर को खो दिया है, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रेस ऑफ अ चाइल्ड हु लॉस्ट हिज ग्रैंडफादर। मान लो एक 20 साल का बच्चा है ना, बच्चा मतलब इंसान है, उसके फादर की डेथ हो गई, और कोई एक 5 साल का बच्चा है जिसके दादाजी की डेथ हो गई। दोनों इवेंट डिफरेंट हैं, स्ट्रेस का जो डिग्री होगा वो भी दोनों में डिफरेंट रहेगा। तो इस तरह से स्ट्रेस की डिग्री भी डिफर करती है एक दूसरे से। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस, अब जैसे कॉजेज डिफरेंट डिग्री, कॉन्सिक्वेंटिव डेथ इंसिडेंट्स इन अ फैमिली डिवास्टेड द फैमिली मेंबर्स। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे मान लो कोई फैमिली मेंबर है, वो बहुत टाइम से हॉस्पिटल में एडमिट था, उसको कैंसर था, 1-2 महीने से जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट था, और डॉक्टर्स ने बोला था कि इनकी सिचुएशन में ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो नहीं रहा है, हम कोशिश तो कर रहे हैं बट फिर भी उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ दिन तक आपको बुरा लगेगा, आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, बट अगर वो और ज़्यादा एडमिट रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप प्रिपेयर्ड हो जाओगे कि शायद अब ये पर्सन उतना ज़्यादा सर्वाइव ना कर पाए और शायद इसकी डेथ हो भी सकती है। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ थिंग कि आप पहले से थोड़ा सा प्रिपेयर थे। मान लो सडनली एक्सीडेंट में किसी फैमिली मेम्बर की डेथ होगी, दैट विल बी मोर डिवास्टेटिंग।
क्लियर? तो ये डिग्री यहाँ पर डिफर करती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस डिफर करता है, ड्यूरेशन ऑफ इवेंट, अब जैसे सडन डेथ है या डेथ है लॉन्ग उसकी वजह से, तो ड्यूरेशन भी डिफर करता है ना। तो मैंने जैसे फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, एज, इन सारे पॉइंट्स आपको पता है। एक है सोशल सपोर्ट, मान लो इस तरह के इवेंट में आपके पास में सोशल सपोर्ट है, आपके पीछे और भी फैमिली मेंबर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, लव करते हैं, केयर करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस इवेंट से जल्दी बाहर आ पाओगे, इस स्ट्रेसफुल इवेंट से। लेकिन अगर ऐसा एक सोशल सपोर्ट आपके पास में नहीं है तो ये चीज़ आपको और भी सीरियस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स दे सकती है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ एग्जाम्पल जो हमने दिया, और इससे किस तरह से डिग्री ऑफ स्ट्रेस वरी करता है हमने वो भी बता दिया। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है, क्वेश्चन अगर नहीं समझोगे तो आंसर समझ में नहीं आएगा। ये कुछ एग्जाम्पल वाली चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? सो आई होप सो कि यहाँ तक भी जो एक्सप्लेन किया वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते 10th क्वेश्चन पर आते हैं। Given what you know about coping strategies, what suggestions would you give to your friend to avoid stress in their everyday life? आपको पता है कि कोपिंग कैसे की जाती है, कोपिंग स्ट्रेटजीज क्या क्या होती हैं। मान लो आपका कोई फ्रेंड है, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है अपनी एवरीडे लाइफ में, तो आप उसको क्या सजेशंस दोगे कि वो किस तरह से जो है कोपिंग करे? सबसे पहले क्या बताओगे कोपिंग के बारे में, बिल्कुल ब्रीफ में, कि कोपिंग जो है एक डायनेमिक सिचुएशन स्पेसिफिक रिएक्शन होता है स्ट्रेस को लेके। ये हमारे पूरे रिएक्शंस का एक सेट होता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम वाली सिचुएशन आएगी या स्ट्रेस हमको होगा तो हम उसके साथ में कैसे कोप अप करने वाले हैं। ये हमारे बिलीव्स, हमारे एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड होता है। अब मान लो कि जब भी हम ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं तो हमको बहुत गुस्सा आता है, बहुत इरिटेटिंग हम फील करते हैं। तो अब हम इरिटेटिंग फील इसलिए करते हैं क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि जाम जो है वो नहीं लगना चाहिए, जल्दी जल्दी गाड़ियां सारी निकलनी चाहिए ताकि टाइम पर सब लोग अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाएं। तो ये कारण है कि हमको स्ट्रेस क्यों हो रहा है। अब इस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे इंडिविजुअल डिफरेंट होता है तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके होंगे। तो हम अपने फ्रेंड को सजेस्ट करेंगे कि या तो वो टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी करे। इसका मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल उसको 10 बजे कहीं पहुंचना है, अभी वो 9:30 पर निकलता है तो भी इतना जाम होता है तो भी वो लेट हो जाता है, तो हम उसको सजेस्ट करेंगे कि वो थोड़ा सा 9:15 पर निकले, है ना। तो आप थोड़ा अपने टाइम को, शेड्यूल को वहाँ पर मैनेज कर सकते हो ताकि आप देखो कि हम किस तरह से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। स्ट्रेस्ड पर्सन जो है वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखे, लाइक नथिंग कैन बी डन टू चेंज थिंग्स, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्रैफिक जाम में हो, अब आप ही को गुस्सा आ रहा है, आप ही चिड़चिड़ कर रहे हो, कितने लोग फंसे हुए हैं, है ना। तो वहाँ थोड़ा अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। जिस चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते, अब आप ऐसी सिटी में रहते हो जो हाईली पॉपुलेटेड है और वहाँ पे रोज ऑफिस टाइम पे ट्रैफिक लगता ही लगता है क्योंकि इतनी सारी गाड़ियाँ होती हैं जो निकलती हैं, है ना। तो उसका आप क्या कर सकते हो, थोड़ा तो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। तो वहाँ पर थोड़ा अपने इमोशंस को आप कंट्रोल कर सकते हो। अवॉइडेंस ओरिएंटेड, इसका मतलब ये है कि आप क्या एक चीज़ कर सकते हो, आप थोड़ा उसको अवॉइड करने की कोशिश करो कि आपको इरिटेशन, एंगर हो रहा है तो आप थोड़ा अपना मन कहीं और भटकाओ, थोड़ा सा जो है अपने लिए कोई एक्टिविटी करने लग जाओ जिसकी वजह से आपका मन शांत रहे, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, कोई ऐसी चीज़ करो जिसकी वजह से जिन चीज़ों से आपको गुस्सा आता है वो चीज़ आप थोड़ी सी अपनी लाइफ से अवॉइड कर सको। क्लियर? तो यहाँ पर डिटेल में लिखा है, जैसे stressed person can make efforts to maintain hope and control his own emotions. The emotion-oriented strategy involves venting feelings of anger and frustration on deciding that nothing can be done to change things. वही individual can follow avoidance-oriented strategy, which involves denying or minimizing the seriousness of the situation. In this strategy, individual consciously suppress the stressful thoughts and replace the stress by self-protective thoughts like phone up a friend, watching TV, etc. कि आप जाम में फंस गए, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट आप क्या करो, थोड़ा अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करो। उस एक टाइम पर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप गाने चला लो अपनी गाड़ी में, अपने फ्रेंड से बात करने लग जाओ थोड़ी देर, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको हेल्प करे। क्लियर? इस तरह के क्वेश्चंस आंसर कर पाओगे ना जो डायरेक्टली आपके उसमें बुक में से मतलब नहीं आए, चैप्टर में से। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे होते हैं व्हाट इज कोपिंग स्ट्रैटेजी, इनडायरेक्ट ऐसे होते हैं कि आपके फ्रेंड को बहुत स्ट्रेस हो रहा है किसी कारण की वजह से, तो आप उसको क्या कोपिंग स्ट्रैटेजी बताओगे। लिखना वही है, तरीका अलग। और ये कैसे सीख पाओगे, कैसे ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, प्रैक्टिस करने से, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहो, आपको सारा कुछ सब कुछ समझ में आता चला जाएगा बिना किसी दिक्कत परेशानी के, ठीक है। अब है एक और क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। Reflect on the environmental factors that have a positive impact on the being and a negative effect. आपको कुछ environmental factors बताने हैं जिससे हमको पॉजिटिव इफेक्ट होगा हमारे ऊपर या नेगेटिव इफेक्ट होगा।
तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर आपका एनवायरनमेंट बहुत ही क्लीन है, बहुत ज़्यादा ट्रीज़ हैं, नेचर है, तो आप बहुत पॉजिटिव रहोगे। वहीं अगर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, बहुत ही नॉइज़ है, ये सारी चीज़ें, तो आप नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आएंगे, है ना। तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। देखो कैसे, एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट are fair government policies on pollution, social campaign for plantation of trees, mass awareness जैसे क्लीन इंडिया मिशन, स्वच्छ भारत मिशन एक्सेट्रा। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिनके नेगेटिव इफेक्ट होंगे जैसे एयर पॉल्यूशन, क्राउडिंग, नॉइज, हीट ऑफ द समर, विंटर कोल्ड एक्सेट्रा। इन्वायरमेंट की ये सारे एग्जाम्पल्स है ना जो हमको पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग देते हैं। Another group of environmental stresses are catastrophic events, disasters जैसे fire, earthquake, floods, etc. और क्या क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि हमको मतलब जो हमको स्ट्रेस दे सकते हैं। तो मान लो फायर हो गई, अर्थक्वेक हो गया, कहीं पर सुनामी आ गई, तो ये चीज़ें हमको नेगेटिव इवेंट्स देती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमको स्ट्रेस प्रोवाइड कर रही होती हैं। क्लियर? तो इसको भी लिख पाओगे बिना किसी दिक्कत परेशानी के। फाइन। ना यू हैव क्वेश्चन नंबर 12। ये थोड़े से ना एग्जाम्पल टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपसे इनडायरेक्टली पूछे जा रहे हैं कि आप इनको आंसर करने की पोजीशन में हो या नहीं। तो मैं आपको बता दे रही हूँ लाइन, मतलब क्या लिखना है, पॉइंट्स आपको उसको लिखना है। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि हाँ मेरे को तो पता चल गया अब मैं एग्जाम में लिख लूंगा, आप नहीं लिख पाओगे। एग्जाम में मैं याद आऊँगी फिर आपको, ठीक है, सपने में भी दिखूंगी। तो बेहतर है कि लिख के उसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, ठीक है। आज नहीं करते हो कल कर लेना, लेकिन करना जरूर एग्जाम के पहले, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि कल एग्जाम है और आज कर रहे हो, थोड़ा पहले से करके रखो, प्रैक्टिस में आ जाएंगी वो चीजें। क्वेश्चन नंबर 12, वी नो दैट certain lifestyle factors can cause stress and may lead to diseases like cancer and coronary heart diseases, yet we are unable to change our behavior, explain why। हम जानते हैं हमारी लाइफ स्टाइल में कुछ ऐसी चीज़ें होती ही होती हैं जो हमको स्ट्रेस भी देंगी, जो हमारे लिए कुछ डिसीजेस भी लेकर आएंगी, जैसे कैंसर हो गया, हार्ट डिसीजेस हो गए, लेकिन फिर भी हम अपने बिहेवियर को नहीं चेंज कर पाते। क्यों? ऐसा क्यों होता है? आपको बोला ज़्यादा मोबाइल में देखो आंखें खराब हो जाएंगी, फिर भी देखते हैं, सभी पूरी दुनिया देखती है, आप अकेले नहीं देखते हो, पूरी दुनिया देखती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बोला जाता है ये काम मत करो नहीं तो दिक्कत होगी आगे चल के, फिर भी करते हैं। क्यों? इस तरह का बिहेवियर हम लोग क्यों अपनाते हैं? क्या हम लोग स्टबबॉर्न हैं? नहीं, देखो लाइफ स्टाइल ना एक ओवरऑल पैटर्न होता है हमारे डिसीजंस का, हमारे बिहेवियर का, जो बताता है कि हमें कैसी लाइफ लीड करते हैं, हेल्दी है लाइफ में, क्वालिटी है या नहीं है। स्ट्रेस एक अनहेल्दी लाइफ स्टाइल या हेल्थ डैमेजिंग बिहेवियर को दिखाता है। जिन लोगों को स्ट्रेस होता है वो ज़्यादातर पैथोजेंस या उन एजेंट्स को लेके एक्सपोज होते हैं जिससे उनको फिजिकल इलनेस हो जाए। जैसे किसी को अगर स्ट्रेस है तो वो ज़्यादा हेल्दी फूड नहीं खाएगा, पुअर न्यूट्रिशनल हैबिट्स उसकी होंगी, वो इसी के साथ साथ में नींद नहीं आएगी, रिस्क टेकिंग बिहेवियर में अपने आप को इन्वॉल्व करेगा, सब्सटेंस अब्यूज करने लगेगा, जैसे स्मोकिंग हो गई, अल्कोहल हो गया। तो इस तरह के बिहेवियर जो होते हैं ना वो धीरे धीरे हमको प्लीजेंट एक्सपीरियंसेस देने लग जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप देखते होंगे बहुत लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल करते हैं, उनको बोला जाता है ये मत करो भैया, इससे तुमको आगे चल के दिक्कत होगी, स्टिल करते हैं। क्यों? क्योंकि एक टाइम के बाद में ना वही चीज़, चाहे अल्कोहल हो, स्मोकिंग हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, वही आपको सेटिस्फैक्शन देने लग जाती है, तो आप उस चीज़ को बार बार करते हो और फिर आप उस आदत को नहीं छोड़ पाते हो, ठीक है, और जिसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। अब जैसे ये चीज़ें ये अडक्टिव होती हैं, प्लेजरेबल होती हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जिनसे सीरियस हेल्थ हैजार्ड्स हो सकते हैं, लाइक कैंसर हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, CHD यानी कोरोनरी हार्ट डिसीजेज हो सकती हैं। लोग जानते भी हैं इसको। जैसे आपने देखा होगा जो टोबैको का सैशे आता है उस पर पीछे लिखा रहता है इसको खाने से कैंसर होता है, फिर भी लोग खाते हैं। एल्कोहल है उस पर लिखा रहता है इससे आपको बाद में दिक्कत हो सकती है, ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, हिंदी में भी लिखा होता है, फिर भी लोग पीते हैं। स्मोकिंग करने के लिए जो सिगरेट का पैकेट होता है उस पर भी लिखा होता है कि इससे आपको आपकी हेल्थ के लिए ये हानिकारक है, फिर भी लोग उसको कंज्यूम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एडिक्टिव होते हैं, इनकी आदत लग जाती है लोगों को, और ये आदत ऐसी होती है कि बाद में यही आपको सेटिस्फेक्शन दे रही होती है। तो आप जानते हो बट स्टिल आप उसको बार बार करते हो, है ना। सो दैट इज बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। लोगों को पता होता है कि इस तरह की लाइफ स्टाइल उनके लिए जो है उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, बट स्टिल वो उसको मैनिफेस्ट करते हैं। तो इसीलिए जो है कहीं ना कहीं हम अपने हेल्थ वाली चीज़ों को भूल के उसको लेने लग जाते हैं। कारण क्या है? दीज आर एडिक्टिव इन नेचर, प्लेजरेबल। तो ये पूरा कुछ मैंने आपको पढ़ाया है चैप्टर के अंदर, आपको इसको जस्ट एक बार अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना है, क्लियर। इसकी वजह से जो है मतलब अगर नहीं लेंगे तो एंग्जाइटी होने लग जाती है, तो इसके लिए वो लोग की हैबिट बन जाती है ना।
और इस तरीके से जो है हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज होने लग जाती हैं। और लाइफ में अगर आपको ये जिन लोग इसके एडिक्टिव होते हैं, अगर उनको ये ना मिले तो कहीं ना कहीं वो जो है मतलब बर्नआउट हो जाता है, उनको स्ट्रेस होने लग जाता है। क्लियर? तो अभी इसको भी लिख पाओगे कि बहुत बार हमको लगता है कि हमको ये लाइफ में नहीं लेना है, ये हमारे लिए खराब है, पर फिर भी हम उसको कंज्यूम करते हैं, उसके कुछ कारण हैं। इज दैट क्लियर? इसमें किसी तरह का कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कुछ पूछना है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब मेरा सजेशन देखो आपको यही है, जो मैं बार बार बोलती थी एक बार और बोल देती हूँ। मैं आपको बोलती थी कि जब भी हम टॉपिक कंप्लीट करें उसको एक बार रीड कर लो आप अच्छे से। अब अगर आपने तब उसको रीड नहीं किया है तो मेरा सजेशन है एक बार अच्छे से चैप्टर को रिवाइज कर लो, रीड कर लो। फिर इन क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको बता दिया, आपने पढ़ लिया सारा कुछ, शायद कुछ नोट भी किया होगा। अब आप ना ये सब पढ़ने के बाद में एक रफ कॉपी लो, उसमें क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने की कोशिश करो। गलत भी लिखते हो कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई मार्क्स नहीं मिल रहे आपको, बट स्टिल इसी के साथ में आपको जो है हेल्प होगी एग्जाम में लिखने के लिए। क्लियर? तो ये आप लोग कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, किसी तरह का कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और इसी के साथ में अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम और भी डिटेल में और भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी अच्छे से पढ़ाई करो, कोई भी डाउट आप मुझसे बिल्कुल बेझिझक पूछो। और जाते जाते एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि आप कैसे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। तो एज यू ऑल नो कि डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं, साथ ही साथ जो मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है वो बहुत ही ईजिली प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है दैट इज www.magnetbrains.com, दैट इज अगेन वेरी इजीली एक्सेसिबल ऑन गूगल। जैसे इसे गूगल पे एंटर करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सारी क्लासेस के, सारे कोर्सेज के सारे वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी दिक्कत परेशानी के। तो जो भी क्लास, कोर्स, सब्जेक्ट, चैप्टर स्टडी करना है उस पर क्लिक करो, वॉच नाउ पर क्लिक करो, वीडियो हो जाएगा ओपन, सब कुछ मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पेमेंट नहीं लेंगे, ना ही कोई कूपन आपको बेचेंगे, और साथ ही साथ में विद क्वालिटी एंड बेस्ट टीचर्स। तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ, ताकि वो भी इस 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकें। साथ ही साथ आप मैग्नेट ब्रेन्स को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सभी पर एक्सेस कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैग्नेट ब्रेन्स के नोट्स, बुक्स, ई बुक्स का लिंक भी मिल जाएगा, तो वहां से आप उसे भी एक्सेस कर सकते हो। तो आप फटाफट से कर दो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी के साथ में हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू वेरी मच।